सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच अर्जुना नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियरली सुनाई दे रही है, अगर मैं आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा हूं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सेशन अप। और आज हम हमारी डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं ऑन सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और टाइम रहा तो हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को भी आज कंप्लीट कर लेंगे और अगले सेशन में हम लोग सेलुलर जंक्शंस की ओर बढ़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की ओर बढ़ जाएंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस सेशन इन टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चैट थोड़ी सी फ्रीज हो गई है, मैं इसको सही कर देता हूं, नीचे ले आता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम 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 वेलकम। सो आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई होप आप सभी लोगों ने कल मैंने जो भी आप लोगों को पढ़ाया था वो याद कर लिया होगा। समझने का पार्ट तो आपने समझ ही लिया होगा, पर एक दो चीजें थी, एक दो नाम थे जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे कि टेसिलेटेड एपिथेलियम आपने पहली बार सुना होगा, आपने स्क्वैमस वर्ड शायद पहली बार सुना हो, पेवमेंट वर्ड शायद पहली बार सुना हो। तो ये नाम जब आप पहली बार सुनते हैं तो आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, 2-3 बार आप इन्हें किताबों में देख लेते हैं, अपने नोट्स में देख लेते हैं, इनके एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं, तो अल्टीमेटली दे सीम वेरी इजी। इसीलिए प्रॉपर रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, क्योंकि आप चीजों को जब बार बार रिपीट करते हो तो आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में चीजें सेट होती चली जाती हैं। एक और बार कल का पूरा कंटेंट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं और एक और बार आपके सबकॉन्शियस में चीजों को पहुंचा देता हूं। कल हम लोगों ने हमारे डिस्कशन शुरू करी थी विद द स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एंड विद द स्ट्रक्चर ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया था जो एपिथेलियल टिश्यू है मेरे दोस्त, ये किसके ऊपर पाया जाता है? सर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है, ऐसा आपने कहा था। एकदम सही बात है। तो यहां पर मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने क्या लगा दिए हैं? एपिथेलियल टिश्यू के सेल लगा दिए हैं, जो कि बहुत ही पास पास पाए जा रहे थे, बहुत ही चिपके चिपके तरीके से पाए जा रहे थे। तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम था, या इंटरसेलुलर स्पेस आपका एब्सेंट भी हो सकता है। और ये जो सेल हैं इनमें आप क्या कर रहे हैं? नीचे की साइड यानी बेजल पार्ट पे न्यूक्लियस बना रहे हैं, क्योंकि ये कॉलम जैसे लंबे सेल हैं तो इनके बेजल पार्ट पे न्यूक्लियस होगा, जिससे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सके। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी पहली पार्ट जो एकदम एपिथेलियल टिश्यू के साथ कांटेक्ट में है, इसे हमने कहा बेजल लमाइना। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है आपके इस बेसमेंट मेम्ब्रेन का, जो नीचे कनेक्टिव टिश्यू के साथ एसोसिएटेड है, इसको हम लोग क्या कह रहे थे? इसको हम कह रहे थे रेटिकुलर लमाइना। तो रेटिकुलर लमाइना कनेक्टिव टिश्यू के ज्यादा पास है, तो रेटिकुलर लमाइना को कौन बनाता है? कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। बेजल लमाइना एपिथेलियल टिश्यू के पास है, तो बेजल लमाइना को कौन बनाता है? एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। बेजल लमाइना खुद किस चीज का बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन और म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बनता है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड म्यूकस कंटेनिंग, इसीलिए चिपचिपा जेली लाइक होता है। और नीचे रेटिकुलर लमाइना, रेटिकुलर नेटवर्क है यहां पर फाइबर्स का, तो यहां पर रेटिकुलर फाइबर्स या फिर आपके कोलेजन फाइबर्स पाए जा रहे होते हैं। मैंने आपको बताया था कोलेजन फाइबर्स एनिमल वर्ल्ड में दुनिया का सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन है। कोलेजन फाइबर आपके उसी कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो मैंने आपको बताया एपिथेलियल टिश्यू अकेला नहीं रह सकता, ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ ही रहेगा। फिर ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हमने क्लासिफाई कर दिया इनटू डिफरेंट टाइप्स। एक जो आपका टाइप हो जाएगा वो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मतलब जिसमें सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल पाई जा रही है, जैसे यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर ऑफ सेल पाई जा रही है, दिस इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन अगर मल्टीपल लेयर्स पाई जा रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में एक ही सेल्स की लेयर पाई जा रही है, तो अल्टीमेटली यहां पर बहुत ज्यादा मोटाई नहीं होती इस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। तो इसके काम भी ऐसे होते हैं जहां पर आपका एक्सचेंज हो पाए। किसी चीज को आपको बाहर भेजना है, किसी चीज को अंदर खींचना है, किसी चीज को सिक्रीट करना है, किसी चीज को डिफ्यूज कराना है, किसी चीज को फिल्टर करना है। यह जो काम है जहां पर पतली आपको सेल की लेयर की रिक्वायरमेंट है, वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू करेगा। लेकिन कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जहां पर बहुत सारी सेल्स की लेयर है, तो ये सेल्स की लेयर बहुत सारी जब हो जाती हैं तो आपका टिश्यू मोटा हो जाता है, हट्टा कट्टा हो जाता है, जैसे आपकी प्रोटेक्टिव स्किन, जिससे कि ये क्या कर सके? आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मेन काम है फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, डिफ्यूजन, ये सारी चीजें। जबकि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का, मोटे टिश्यू का मेन काम क्या होगा? प्रोटेक्शन।
राइट। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी नोट्स में कर चुके हैं, तो इसको आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देता हूं। कल हमारी लास्ट स्लाइड जो थी वो ये थी, हम ऑलरेडी यहां नोट्स लिख चुके थे। थोड़ी बहुत बातें हम और कर लेते हैं अबाउट दीज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि दोस्त जो आपका सिंपल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक ही सेल्स की लेयर आपको देखने की मिलेगी। सेल्स की एक लेयर ही आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर यह लेयर कैसे सेल्स का बना हुआ है, इस बेसिस पे हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को फिर क्लासिफाई कर दिया। अगर समझ लीजिए जो सेल्स हैं ये टाइल लाइक है, टाइल लाइक, पतले पतले, जैसे आपके घर के फर्श पे टाइल लगी होती है, ऐसे पतले पतले अगर आपके सेल्स हैं तो ये क्या हो गई? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हो गई। ठीक है। अगर ये टाइल लाइक आपके सेल हैं तो इनका न्यूक्लियस भी पतला सा होगा, पिचका सा होगा। टाइल लाइक आपका यहां पर न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर पतला सा पिचका सा न्यूक्लियस होगा। सो इट इज कॉल्ड एज स्क्वैमस एपिथेलियम, या आपका टाइल लाइक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। करेक्ट। यहां है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम नाम है, मतलब कि क्यूब लाइक सेल्स है, क्यूब लाइक सेल्स है जिनकी सारी साइड्स एक समान होती हैं, उनको हम क्यूब कहते हैं। तो यहां पर कई सारे क्यूब हम लोग बना लेते हैं। तो यहां पर हमने 4 क्यूब बना दिए। ये आपके क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो इनके सेंटर पे आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एकदम सेंट्रल न्यूक्लियस यहां पर पाया जाएगा। राइट। तो इट इज क्यूब लाइक सेल, इट इज क्यूब लाइक सेल एंड इट इज सेंट्रल न्यूक्लियाई, है ना, सेंटर पे न्यूक्लियाई पाया जाएगा। क्योंकि सेल ने बड़ी मुश्किल से सिमेट्री बनाई है भैया जी, सेल ने बड़ी मुश्किल से सिमेट्री बनाई है, सारे सेल्स और उनकी साइड्स एक जैसी दिखाई दे रही हैं। तो अब आप इस सिमेट्री के साथ छेड़खानी नहीं करोगे, आप न्यूक्लियस को भी सेंटर पे रखोगे। यहां पर देखिए, इसके बाद आते हैं आपके कॉलम लाइक सेल। लंबा है री भाई, लंबा, कल पढ़ा था ना, लंबे लंबे सेल हैं। यहां पर पिलर लाइक सेल है ना, लंबे लंबे सेल हो जाएंगे भैया यहां पर, पतले और लंबे सेल, इसीलिए इनको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, स्लेंडर का मतलब होता है लंबाई के कंपैरिजन में इसकी मोटाई उतनी ज्यादा नहीं है, यानी लंबे और पतले सेल्स को हम कह रहे हैं लॉन्ग एंड स्लेंडर, लॉन्ग एंड स्लेंडर। और न्यूक्लियस इसमें क्या हो जाएगा? बेजल हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस आपका थोड़ा सा नीचे की साइड पाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सेल है, न्यूक्लियस को वहां होना चाहिए जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है कनेक्टिव टिश्यू के साथ, इसीलिए बेजल न्यूक्लियस हो जाता है यहां पर। तो आपके क्या हो जाएंगे? लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स, लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स। और यहां पर हो जाएंगे आपके बेजल न्यूक्लियाई, बेजल न्यूक्लियाई। करेक्ट है, बेजल न्यूक्लियाई। अब ये सारे के सारे जो सेल्स हैं, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके क्या हैं? एक सेकंड दोस्त, मैं स्लाइड मैप लगा लेता हूं। हमको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, मैं स्लाइड मैप लगाना भूल गया। 2 मिनट का मुझे टाइम दे दीजिए, 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, वैसे तो उससे कम ही टाइम लगेगा। चलिए भैया जी, डन हो गया है ना। अब आपके डाउट्स वगैरह भी हमको दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बेजल न्यूक्लियाई आपका हो जाएगा। अब देखिए सारे के सारे लेयर जो हैं, है ना, ये सारे के सारे एक ही लेयर हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यहां पर मौजूद है, इसीलिए इसको सिंपल एपिथेलियम हम लोगों ने बोला। एकदम बोला सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, ये जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, यहां पर बहुत पतले सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये जो पतले पतले सेल्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये जो पतले पतले सेल्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? किसी चीज को फिल्टर कर सकते हैं। भाई अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो, एक तो आप एक बहुत मोटी ईंट ले आओ और उस ईंट पे थोड़ा थोड़ा पानी टपकाते रहो कि शायद ईंट से पानी फिल्टर हो जाए। क्या कभी पानी फिल्टर हो पाएगा जिंदगी में? नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ आप एक कॉटन क्लॉथ ले लो, भैया हमारा ये गर्मी का जो जुगाड़ है, गमछा ये ले लो, है ना, कॉटन क्लॉथ ले लो, और इसमें बीच में क्या रख दो आप? बहुत सारा दही रख दो, है ना, और इसको दबा दो, या पनीर रख दो और इसको दबा दो, तो पानी फिल्टर हो जाएगा। पनीर, इसके अंदर जो सॉलिड पनीर है वो इकट्ठा हो जाएगा। सो इट्स अ गुड फिल्टर, है ना। क्यों? क्योंकि आपका ये बहुत पतला है।
तो पतली चीजें फिल्टर का बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं और अपने घर में भी हम ये प्रिंसिपल जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहां पर ये क्या काम करेगा, मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर आपको 2 शब्दों में फंक्शंस लिखने हो, सिर्फ 2 शब्दों में, इट मेक्स डिफ्यूजन बाउंड्री, इट मेक्स डिफ्यूजन बाउंड्री। चीजें बाहर से अंदर, अंदर से बाहर डिफ्यूज हो सकती हैं, आवन जावन की प्रक्रिया यहां पर हो सकती है, एंड फिल्ट्रेशन, एंड फिल्ट्रेशन, राइट। डिफ्यूजन बाउंड्री एंड फिल्ट्रेशन, पतला है गमछे जैसा तो आपका फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रहा होगा, चीजें इससे फिल्टर हो सकती हैं, बहुत छोटे छोटे पोर हैं यहां पर, है ना। आप देखो भैया, ये जो सेल्स हैं टाइल की तरह पैक्ड हैं, तो उनके बीच में बहुत कम जगह है, इससे चीजें बहुत माइन्यूटली फिल्टर होकर आ सकती हैं, है ना। तो फिल्ट्रेशन का ये काम करेगा। और डिफ्यूजन बाउंड्री, चीजें अंदर से बाहर की साइड डिफ्यूज हो रही हैं तो सिक्रीट हो रही हैं, किसी सेल से बाहर कोई चीज जा रही है तो सिक्रीट हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, किसी सेल से बाहर कोई चीज जाएगी तो, है ना। अंदर आ रही है तो आपका, आप यहां पर बोलेंगे कि चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें यहां पर हो सकती हैं। अगर आप इन दोनों का देखें, क्यूबॉइडल और कोलमनार एपिथेलियल का देखें अगर आप फंक्शन, तो इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, वही सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। थोड़े से बड़े हैं ये, थोड़े से मोटे हैं, लेकिन मेन फंक्शन इनका क्या हो जाएगा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन ही हो जाएगा। मेन फंक्शन क्या हो जाएगा यहां पर, मेन फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, सिक्रीशन, चीजों को बाहर भेजना, एंड एब्जॉर्प्शन, चीजों को एब्जॉर्ब करना, राइट। यहां पर मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन कराना और फिल्ट्रेशन कराना। यहां पर क्या हो जाएगा, चीजों को सिक्रीट करना, या तो सेल के बाहर भेजना या सेल के अंदर ले लेना, एब्जॉर्प्शन करना, ये दोनों की दोनों चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। मेन फंक्शंस ये हैं। क्या यहां पर इन तीनों में से कोई भी टिश्यू, चाहे स्क्वैमस हो, चाहे कोलमनार हो, चाहे क्यूबॉइडल हो, क्या इन तीनों में से कोई भी बहुत हैवीली प्रोटेक्शन का काम कर रहा होगा, क्या इनमें से कोई भी बहुत हैवी तरीके से प्रोटेक्शन का काम कर रहा होगा। अगर हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की बात कर रहे हैं तो क्या यहां पर मेन फंक्शन प्रोटेक्शन हो सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज ये आपके सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, मल्टी लेयर्ड नहीं है, तो इनका मेन काम प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं है। इनका मेन काम है कि ये चीजों को सेल के अंदर ले आए, चीजों को सेल के बाहर भेज दें, चीजों को एक्सचेंज कर लें, फिल्ट्रेशन कर लें, ये इनका मेन काम है। इनका मेन काम प्रोटेक्शन है ही नहीं, राइट। तो यहां पर अगर आप नोट लिखना चाहें, आप नोट कर लीजिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू बोला मतलब चाहे स्क्वैमस हो, क्यूबॉइडल हो, कोलमनार हो, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू इज नॉट मेजरली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। कोई पूछ ले असर्शन रीजन में कि बताइए आपका प्रोटेक्शन में क्यों सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का यूज नहीं किया जाता? क्योंकि ये यूनिलेयर्ड है, ये सिंगल लेयर्ड है, तो इसका यूज करेंगे ही क्यों? मल्टी लेयर्ड सेल्स लेकर आएंगे ना, हम बहुत सारे लेयर्स बनाएंगे, एक लेयर जो है उससे क्या ही प्रोटेक्शन हो पाएगी, बहुत पतली सी यहां पर आपकी लेयर बनेगी जो कि प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। सिंपल बातें ये हैं। तो कल आपने जो टेबल बनाया था उस टेबल में हम लोग ये 2-3 बातें ऐड कर सकते हैं कि इन टिश्यूज के मेन फंक्शन क्या है। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स को हम लोग कंसेप्चुअली याद करेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज आने वाले चैप्टर्स में भी आपको ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पर आपको बहुत मदद मिल रही होगी अगर आप टिश्यूज अच्छे तरीके से पढ़ जाते हैं तो प्लीज मेक श्योर मैं जो भी आपको रीजंस बता रहा हूं उनको आप साथ साथ लिखते चलें, अच्छे नोट्स बनाते चलें और चीजें समझते हुए चलें। देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, आराम से सोचने की कोशिश करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम यानी टाइल लाइक पतले पतले सेल आपको कहां कहां देखने को मिल सकते हैं? आप खुद तुक्का लगाने की कोशिश करिए, कि ये कहां कहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि ये बनाते हैं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स, भाई ब्लड वेसल्स ले लीजिए आप,
आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। अगर आप इन ब्लड वेसल्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो ये ब्लड वेसल्स आपकी कैसी दिखाई देती हैं? कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। एनलार्ज व्यू में आपको बनाकर दिखा देता हूं, कुछ ऐसी दिखाई देती हैं। इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बह रहा है? इन ब्लड वेसल्स के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इन ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन भी है क्योंकि आपकी ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट कराती है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स भी हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करती है? आपकी ट्रांसपोर्ट करती है। करेक्ट। अब ये जो आपकी ब्लड वेसल है, अब ये जो आपकी ब्लड वेसल है, इसको बहुत पतले पतले सेल्स चाहिए, इसको बहुत पतले पतले सेल्स चाहिए, टाइल लाइक सेल्स चाहिए। ज्यादा मोटे सेल्स अगर हो गए तो भैया बहुत अच्छे तरीके से आपकी डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी। तो यहां पर बहुत पतले पतले सेल्स चाहिए होते हैं इस ब्लड वेसल्स को। ये पतले पतले सेल कौन से हुए? आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हुए, स्क्वैमस हुए, टाइल लाइक पेवमेंट एपिथेलियम हुई, एकदम हुई सर। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये जो ऑक्सीजन है और ये जो न्यूट्रिएंट है, ये आराम से क्या कर सकते हैं? डिफ्यूज आउट कर सकते हैं, डिफ्यूज आउट कर सकते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंच सकते हैं। लेट से यहां पर कोई ऑर्गन है, आपको उस तक पहुंचाना था ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, तो क्या आपने पहुंचा दिया? बिल्कुल पहुंचा दिया सर। किसके माध्यम से पहुंचा दिया? डिफ्यूजन के माध्यम से पहुंचा दिया। और डिफ्यूजन क्यों हो पाई यहां पर? क्योंकि ये सेल्स काफी पतले थे जिन्होंने डिफ्यूजन की प्रक्रिया को, डिफ्यूजन के प्रोसेस को बढ़ा दिया। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? यस सर, एकदम सही है। ये जो ब्लड वेसल की अंदर की लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंडोथीलियम। इसको कहते हैं एंडोथीलियम, है ना? इसको कहते हैं एंडोथीलियम, इनर लाइनिंग कॉल्ड एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। अब यहां पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन का काम हो रहा है, डिफ्यूजन का काम हो रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था? दो मेजर काम करती है आपकी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एक तो डिफ्यूजन का काम करती है, एक फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन का अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो फिल्ट्रेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? फिल्ट्रेशन का एग्जांपल हो जाएगा, और कहां पाया जाता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम? फाउंड इन ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एंड बोमन्स कैप्सूल, बोमन ईरानी का कैप्सूल है ये, है ना? एंड बोमन्स कैप्सूल कहां पाए जाते हैं? ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसे क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। तो नेफ्रॉन आपने सुना होगा। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, न्यूरल सिस्टम। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और किडनी क्या है? किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो किस चीज में हेल्प करता है भैया जी? आपको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। यानी आप अपनी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकाल रहे हैं वो किसकी मदद से निकाल रहे हैं? किडनी की मदद से निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी आपका एक फिल्टर लगा हुआ होना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है आप चीजों को फिल्टर करके ही तो आगे भेजोगे, कोई भी चीज थोड़ी एक्सक्रीट कर दोगे। हमारी बॉडी जब एक्सक्रीशन कर रही होती है उस टाइम पर भी कई चीजों को वापस बुला लिया जाता है। जस्ट फॉर रेफरेंस एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं। समझ लीजिए आपके पास कुछ पेजेस हैं, वो पेजेस आपने गलती से डस्टबिन में डाल दिया। ये आपके पास 5 पेजेस है, ये 5 पेजेस आपने डस्टबिन में डाल दिए। आपको पता लगा यार इनमें से 2 पेजेस तो काम के हैं, एकदम खाली हैं दोनों साइड से, इनको मैं रफ वर्क के लिए यूज कर सकता हूं, इनको मैं फिजिक्स की डेरिवेशन करने के लिए या कुछ कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर सकता हूं। तो 3 पेपर आप फेंक दोगे, डस्टबिन में ही रहने दोगे, और ये 2 पेपर्स आप निकाल लोगे। सिंपल सी बात है। सिमिलरली आपकी बॉडी जब मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने वाली होती है ना, अपनी बॉडी से बाहर भेजने वाली होती है, एक्सक्रीट करने वाली होती है, उस टाइम पर कुछ चीजों की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीज है जो दोबारा काम आ सकती है, उसको आप रख लेते हो और बाकी चीजों को आप बाहर निकालने की कोशिश करते हो, एक्सक्रीशन से बॉडी से बाहर भेजने की कोशिश करते हो। तो जैसे मैंने 2 साफ पन्ने रख लिए डस्टबिन से निकाल करके, ऐसी हमारी बॉडी भी क्या कर लेती है? कुछ चीजों को रीएब्जॉर्ब कर लेती है ना? और हमारी बॉडी से जब कुछ भी मटेरियल निकलता है तो फिल्टर होके ही निकलता है, राइट? तो यहां पर क्या है? आपका इस प्रकार का एक
ब्लड वेसल का गुच्छा देखने को मिलता है नेफ्रॉन के इनिशियल पार्ट में। इस प्रकार का ब्लड वेसल का गुच्छा देखने को मिलता है। यहां से ब्लड वेसल शुरू हो रही है, यहां से चलते चलते आई, टिक 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 टिक, यहां से चलते चलते चली गई। ये जो नस का गुच्छा है, ये जो आपका ब्लड वेसल का गुच्छा है, इसको मैं क्या कहता हूं? ग्लोमेरुलस। इसको मैं कहता हूं ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस के पास पाया जा रहा है एक कैप्सूल, जिसका नाम क्या है? बोमन ईरानी का कैप्सूल, यानी बोमन्स कैप्सूल। इस कैप्सूल का नाम क्या है? इस कैप्सूल का नाम है बोमन्स कैप्सूल। तो इस ब्लड से एक्सक्रीटरी मटेरियल आ रहा है। भाई समझ लीजिए, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल का काम क्या है? ब्लड वेसल का काम है ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देना और उनको न्यूट्रिएंट्स देना। अब भैया ऑर्गन भी तो कुछ वापस देगा ना। ऑर्गन कहेगा भैया मेरे पास बहुत गंदी गंदी चीजें जमा हो चुकी हैं, मेरा CO2 तुम ले जाओ, मेरा एक्सक्रीटरी मैटर तुम ले जाओ, खाने की चीज तो मुझे दे दो, और खा के जो मैंने कबाड़ा कर दिया है वो तुम ले जाओ, ऑक्सीजन तो मुझे दे दो और CO2 तुम ले जाओ। तो यहां पर जो एक्सक्रीटरी मैटर था वो ब्लड में हमने लोड कर दिया, तो ब्लड में वो एक्सक्रीटरी मैटर पाया जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि वो एक्सक्रीटरी मैटर निकल करके यहां पर आ जाए, इस बोमन कैप्सूल में आ जाए। तो भाई सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये एक्सक्रीटरी मैटर इस ब्लड वेसल से निकलेगा। सबसे पहले एक्सक्रीटरी मैटर इस ब्लड वेसल से निकलेगा तो डिफ्यूजन होनी चाहिए बहुत प्यार से, और जब डिफ्यूजन होगी तो यहां पर ये जो बोमन कैप्सूल है, यहां पर क्या होगी? चीजों की फिल्ट्रेशन होगी, तब जाकर के मटेरियल अंदर आ पाएगा। तो यहां पर क्या है भैया? यहां पर ये जो नस है, ये जो ब्लड वेसल है, इसमें भी पतले पतले आपके स्क्वैमस सेल्स हैं, और यहां फिल्ट्रेशन के लिए यहां पर भी क्या है? आपके पतले पतले स्क्वैमस सेल हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त। क्यों यहां पर स्क्वैमस सेल्स ही हैं? क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है ना? यहां पर आप डिफ्यूजन कर रहे हो, चीजों को बाहर भेज रहे हो, और यहां पर क्या हो रही है? फिल्ट्रेशन हो रही है। इस फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में पढ़ोगे, इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नहीं है भैया, फिल्ट्रेशन का बाप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सोचो सुसु कर रहे हो, है ना, और कभी सुसु में पत्थर निकला है? भाई सारा का सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। आपको बहुत माइन्यूट मटेरियल आगे भेजना होता है। सुसु हमेशा लिक्विड ही होता है ना, उसमें कभी कोई कंटेमिनेशन नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा कंटेमिनेंट्स भेज दिए तो आपका पाथ ही ब्लॉक हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। इसीलिए यहां पर बहुत जरूरी है कि आपकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो, तभी चीजें आपकी क्या हो? आगे बढ़ें, तभी जाके आपका यूरिन प्रॉपर लिक्विडेटेड फॉर्म में तैयार होता है। राइट? तो यहां पर आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करनी है, तो फिल्ट्रेशन कौन कराता है? सर स्क्वैमस एपिथेलियम। यहां पर आपको डिफ्यूजन करनी है, सर डिफ्यूजन कौन कराता है? आपका एक्सक्रीटरी मैटर आगे कौन भेजेगा? सर वही स्क्वैमस एपिथेलियम। बात ही खत्म हो जाती है दोस्त। यही तो बातें हैं दुनियादारी में। ये क्या है? आपका बोमन कैप्सूल है। ये क्या है? आपका बोमन्स कैप्सूल है। करेक्ट? तो बोमन कैप्सूल में भी स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जा रही है, क्योंकि यहां पर आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करानी है, और इस ब्लड वेसल के गुच्छे में भी, यानी ग्लोमेरुलस में भी, क्योंकि आपको डिफ्यूजन करना है। दोनों चीजें एकदम सही हैं, सेट हैं। हम कंसेप्चुअली जा रहे हैं, मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूं दोस्त, है ना। मैं बोल के निकल सकता हूं कि एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, आपका एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल लिख लो, एयर सैक्स ऑफ एल्वियोलाई लिख लो, बात खत्म। लेकिन आपको समझ में भी तो आए कि ये चीजें आखिर हो क्यों रही हैं। यहां पर स्क्वैमस ही क्यों प्रेजेंट है? कॉलमनार भी तो हो सकता था, क्यूबॉइडल भी तो हो सकता था। व्हाई ओनली स्क्वैमस? आई एम गिविंग यू रीजन ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग, है ना। समझो इसको आराम से। अब अगला जो है हमारा एग्जाम्पल, ये और सेट एग्जाम्पल है भैया जी, और सेट एग्जाम्पल है हमारा। आखिरी एग्जाम्पल है ये, क्या है आपका? एयर सैक्स और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एयर सैक्स और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, है ना। लोग प्यार में दिल निकाल के रख देते हैं, मैं अपने फेफड़े निकाल के रख दूंगा भैया। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सारे के सारे डायग्राम खुद पर बनाने वाले हैं, तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं अपने लंग्स की पोजीशन। ये हूं मैं, ये है आपके विपू भैया, और यहां पर हैं लंग बाबू। और लंग बाबू में ये पतले पतले आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एकदम एंड पे, इनको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। इन एल्वियोलाई का डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। यहां पर क्या होता है, इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। क्या हो रहा है यहां पर, समझने की कोशिश करिए, है ना। यहीं से ले लेते हैं, बाईपास कर लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। समझ लीजिए, यह है आपका फेफड़ा,
है ना। तो फेफड़े में आपकी ये ट्यूब जा रही है, उसके बाद छोटी 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 ट्यूब्स आती जा रही हैं। तो लेट्स से ये आपकी एक ट्यूब है, इस ट्यूब पे आपकी इस प्रकार के क्या है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है ना। इस हिसाब से आपकी और ट्यूब्स हैं। हमको एक ही एल्वियोलाई से मतलब है। इस एल्वियोलाई के साथ साथ कौन चलता हुआ जा रहा है, इस एल्वियोलाई के साथ साथ चलती हुई जा रही है ब्लड वेसल। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, मेरे भाई बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से समझना, एकदम दिमाग खोल के रख देना इस कॉन्सेप्ट के आगे। जब मैंने सांस भरी तो वो सांस कहां आ गई, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, वो सांस कहां पे आई, यहां पे आई, राइट, यहां पे आई। लंग्स में आपकी सांस भर गई, ये जो ऑक्सीजन थी ये कहां पहुंच गई, ये फेफड़ों में पहुंच गई। यानी ऑक्सीजन यहां से ट्रेवल करते करते कहां पहुंच गई, फेफड़ों में पहुंच गई। तो क्या फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा है, ज्यादा है सर, एकदम ज्यादा है। और ये जो ब्लड वेसल है ये आपके अलग अलग ऑर्गन से CO2 यानी गंदी हवा लेकर के आई है। अभी मैंने आपको समझाया था कि CO2 और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये लेकर के आती है ना। तो आपका CO2 इसके अंदर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा होगा। बताओ भैया क्या होना चाहिए, डिफ्यूजन होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। ये ऑक्सीजन क्या यहां लोड हो जाएगा इस ब्लड वेसल में, बिल्कुल लोड हो जाएगा। और ये CO2 जो है ये कहां चली जाएगी, ये CO2 जो है यहां चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। फिर इस CO2 को हम धीरे धीरे हौले हौले क्या करेंगे, सांस छोड़ते टाइम बाहर निकाल देंगे। तो यहां से जो CO2 है वो इसी रास्ते से धीरे धीरे हौले हौले क्या चली जाएगी, आपकी बाहर चली जाएगी। ऑक्सीजन मैंने अंदर लिया, CO2 मैंने छोड़ दिया। इसके लिए यहां पर क्या है भैया, इसके लिए आपको पतली पतली डिफ्यूजन बाउंड्रीज चाहिए, जिससे ये ऑक्सीजन इस साइड आ सके, CO2 इस साइड आ सके। तो यहां पर भी पतले पतले सेल चाहिए, इन गुब्बारे जैसे छोटे छोटे एल्वियोलाइज के अंदर पतले पतले आपको क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। ये पतले पतले सेल कौन से हैं भैया, ये पतले पतले सेल हैं आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बात समझ में आई, आ गई सर। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है तभी तो आपका क्या कर रहा है, डिफ्यूजन कर रहा है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है तो डिफ्यूजन कर रहा है। बात खत्म एकदम सर, राइट, यही बात थी बस भाई, इतना ही सीखना था। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के तीनों एग्जाम्पल याद करने में किसी भी बच्चे को आज के बाद कोई भी परेशानी मेरे दोस्त, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए जो कि बहुत ही ज्यादा सरल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने आपको यह बताया कि आपकी जो ब्लड वेसल है उससे तो चीजें आपकी बाहर अंदर होती ही रहती हैं, यानी वहां डिफ्यूजन बाउंड्री चाहिए, तो वहां आपका क्या प्रेजेंट होगा, आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। जो आपका एयर सैक है लंग्स का, यानी जिसको एल्वियोलाई भी कहते हैं, यहां से भी आपको ऑक्सीजन को ब्लड वेसल के अंदर लोड करना है और CO2 को एल्वियोलाई के अंदर बुलाना है ब्लड वेसल से। यहां भी गैस का आदान प्रदान करना है, यानी यहां पर भी डिफ्यूजन बाउंड्री पाई जानी चाहिए। तो यहां पर भी आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके नेफ्रॉन में, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में वही आपका ब्लड वेसल वाला खेल है, तो समझाने की जरूरत है नहीं। ये जो बोमन कैप्सूल है, इसको जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है इसको फिल्टर करके अपने अंदर लेना है, तो इसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की जरूरत है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां तक सबको क्लैरिटी है या नहीं, फटाफट बता दीजिए मेरे दोस्त। अगर आपको नेफ्रॉन थोड़ा बहुत भी ऐसा है कि क्लियर नहीं है तो एक्सक्रीशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और आज ही इसी चैप्टर में अगली स्लाइड में फिर बताऊंगा, बहुत डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी। देखो यार, है ना, आप कह रहे हो सेकंड एग्जांपल बता दो, सुनो भाई, आराम से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लड वेसल है ना, इसका काम क्या है। आपके शरीर में ब्लड का काम क्या होता है सर, ब्लड का काम यह है कि वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। हमारा हार्ट क्या है, एक मोटर है। हमारा दिल जो है ये क्या है, एक मोटर है ना, इट्स अ पंपिंग ऑर्गन, ये पंप करता है, धड़कता है। तो ब्लड क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में पंप होता रहता है। तो मेरे शरीर में खून जो है दौड़ रहा है, और वो क्या कर रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर के, अलग अलग सेल्स में जाकर के उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। भाई अगर हम उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनको खाने पीने का सामान दे रहे हैं, तो हमें वहां से एक्सक्रीटरी मैटर भी तो लेना पड़ेगा, CO2 भी तो लेनी पड़ेगी। तो जो गंदे सब्सटेंसेस हैं CO2 और एक्सक्रीटरी मैटर, वो ब्लड में लोड हो जाते हैं। फिर ब्लड उनको लेकर के, गंदे गंदे पदार्थों को लेकर के कहां आता है, आपका नेफ्रॉन के पास आता है, क्योंकि अब जो गंदी गंदी चीजें हैं उनको एक्सक्रीट करना है। तो एक्सक्रीटरी मैटर को कहां भेज दिया जाता है, लंग में इसमें भेज दिया जाता है,
CO2 जो है, गैस जो है, उसको लंग में भेज दिया जाता है बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हवा से आप CO2 को बाहर भेज सकते हो। लेकिन जब आप यूरिनेट करोगे, है ना, जब आप फीकल मैटर का डिस्चार्ज करोगे, यानी जब 1 नंबर 2 नंबर करोगे, उस टाइम पर आपको क्या करना है, ये जो एक्सक्रीटरी मैटर है इसको किडनी में भेजना है। तो किडनी में छोटी छोटी यूनिट्स पाई जाती हैं जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन। तो यहां पर ये जो ब्लड वेसल है, इसमें से एक्सक्रीटरी मैटर इस किडनी के नेफ्रॉन में लोड हो जाता है। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। भाई मुझे सांस लेनी है, मेरे अंदर ऑक्सीजन आई, मैं सांस छोड़ूंगा, CO2 बाहर चली गई, तो गैसेस का तो ऐसे आदान प्रदान चलता है। लेकिन जो मैं खा रहा हूं मुंह से, वो 2 जगह से निकलेगा। जो मैं पी रहा हूं मुंह से, वो 2 जगह से निकलेगा, राइट। 1 नंबर 2 नंबर आपको अच्छे तरीके से पता है कि या तो आप फीकल मैटर डिस्चार्ज करोगे, सॉलिड मैटर डिस्चार्ज करोगे, या फिर आप यूरिनेट करोगे। सूसू पॉटी का मैकेनिज्म यहां पर होगा। दोनों के लिए ही आपको एक्सक्रीटरी मैटर को कहां पर भेजना है, किडनी में भेजना है ना। और किडनी में ऐसे काफी सारे आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। अगले स्लाइड के अंदर हम नेफ्रॉन की और डिटेल्ड स्टडी करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर हम लोग नेफ्रॉन का बनाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तीनों एग्जांपल्स याद, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आज के बाद कोई इन तीनों एग्जांपल्स में अटकेगा। अगर मैं सिंपल स्क्वेमस का एग्जांपल पूछ लूं, कोई भी बच्चा फंसेगा? नहीं फंसेंगे सर, बढ़िया, ग्रेट, शानदार शानदार शानदार, बढ़िया। अब हम करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात। मेन काम इसका क्या था, मैंने आपको आज पहली स्लाइड में ही लिखवाया। मेन काम इसका क्या था सर, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका मेन काम है ना। यहां पर अगर आप देखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम को, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है, इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, इसी का नाम है ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। ऑल्सो कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। यानी आपके जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, उनमें क्या पाई जाएगी, आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाएगी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो आपके गैमीट्स बनाते हैं। आपके गैमीट्स कौन कौन बनाते हैं भैया, मेल में आपका गैमीट कौन बनाता है, टेस्टिस बनाता है। टेस्टिस में आपके स्पर्म बनते हैं। और फीमेल में आपके गैमीट्स कौन बनाता है, ओवरी। ओवरी में आपका ओवम बनता है, एग बनता है। तो टेस्टिस और ओवरी क्या है, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। तो जो आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसी को जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। यानी इनमें जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स मतलब ऐसे सेल्स जो गैमीट बनाए और अगली जनरेशन को गिव राइज करे। यानी कि टेस्टिस और ओवरी में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको देखने को मिलता है। अगला जो आपका एग्जाम्पल है, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, बिकॉज एनसीईआरटी में आपको कंफ्यूज कर दिया गया है, बहुत कंफ्यूज कर दिया गया है ना। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, राइट, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। अब यहां पर एनसीईआरटी में डक्ट ऑफ ग्लैंड जो है ना, 2 जगह दिया हुआ है। एक तो आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में दे दिया, एक आपको कंपाउंड एपिथेलियम में दे दिया। सर ये तो गड़बड़ हो गई, क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई। डक्ट ऑफ ग्लैंड अगर आपको बोल दिया है, तो यहां पर थिन डक्ट जो है वो आपकी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी। एग्जाम्पल क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट। एग्जाम्पल क्या है, पेनक्रियाटिक डक्ट, या आपका सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट। पेनक्रियास कैसा दिखाई देता है, सभी लोगों को पता है ना, बनाया था हमने कल के लेक्चर में ही। यह आपका पेट महाराज है, यह आपका पेट है, और ये इसके नीचे क्या है, इंटेस्टाइन शुरू हो गया। यह पेट है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट। ये क्या है, आपका पेट है, स्टमक है, यह आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, करेक्ट है। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर हमने क्या बनाया, यहां पर हमने पेनक्रियाज बनाया। तो एक तो यह है पेनक्रियाज की मोटी डक्ट, और इससे निकल रही है पतली पतली डक्ट। एक तो आपकी मेन डक्ट है, और बाकी इससे निकल रही है पतली पतली डक्ट। मेन डक्ट और पतली पतली डक्ट।
यहीं इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, पेनक्रियाज पूरा अच्छे तरीके से बना दिया। करेक्ट है। अब भैया ये जो आपकी पतली डक्ट है, ये जो आपकी पतली डक्ट है ना, ये किसकी बनी है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो जो हमने बोला है आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल थिन डक्ट, वो ये वाली है। ये जो मोटी वाली है, ये जो आपकी मोटी वाली है थिक डक्ट, मोटी है तो इसमें क्या पाया जाएगा, इसको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। मोटी है तो इसमें क्या पाया जाएगा, मोटी है तो इसमें क्या पाया जाएगा, प्रोटेक्शन की जरूरत है। प्रोटेक्शन का काम किसका है भैया, मोटी डक्ट में प्रोटेक्शन का काम किसका होता है, कंपाउंड एपिथेलियम का, कंपाउंड एपिथेलियम का, कंपाउंड एपिथेलियम का। कोई अगर आपसे सवाल पूछ ले कि डक्ट ऑफ पेनक्रियाज में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सिर्फ डक्ट ऑफ पेनक्रियाज बोला है, तो आप थिक डक्ट को कंसिडर करेंगे, यानी आप आंसर क्या लिखेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम, मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम, मल्टीलेयर्ड एपिथेलियम। और कोई अगर आपसे पूछे थिन लेयर में क्या पाया जाता है या थिन डक्ट में क्या पाया जाता है, तब आप लिखेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्योंकि अगर आप देखो तो एनसीईआरटी में दो जगह आपको पागल बनाया गया है, पागल बनाया गया है। एनसीईआरटी में देखो एक बार फटाफट, एनसीईआरटी में देखिए, यहां पर जब आप क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है इसमें सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल है। कहां पाया जाता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, यहां थिन डक्ट ऑफ ग्लैंड आना चाहिए, डक्ट ऑफ ग्लैंड। और यहां पर एग्जांपल क्या हो जाएगा, डक्ट ऑफ ग्लैंड में पेनक्रियाटिक डक्ट और आपका सलाइवरी डक्ट। जबकि अगर आप कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं, जबकि आप कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम में भी क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पर, जबकि आप कंपाउंड एपिथेलियम की बात करते हैं तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या बोला गया है, मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स यहां पर पाई जाती है, यानी आपका मल्टी लेयर ऑफ सेल्स यहां पर पाई जाती है। यहां पर क्या है आपका भैया, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी पे, फेरिंग्स पे, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवरी डक्ट बोल दिया और पेनक्रियाटिक डक्ट बोल दिया। ये दोनों के दोनों डक्ट आपके सिंपल क्यूबॉइडल में भी दे रखे हैं और दोनों के दोनों आपके कंपाउंड एपिथेलियम में भी दे रखे हैं। और जब सवाल पूछा जाएगा तो आपसे बोल देगी एनसीईआरटी भाई हमने तो दे रखा है, हमने तो इनसाइड एनसीईआरटी ही सवाल आपसे पूछा है, आप ही नहीं कर पाए। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखें तो एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, अगर मिस हो गई तो आप 5 नंबर गवा बैठेंगे, क्योंकि आप अटेम्प्ट तो कर दोगे लेकिन गलत अटेम्प्ट कर दोगे। तो अगर कोई आपसे पूछे, चैट सेक्शन में आपका जवाब चाहिए, फटाफट मुझे बताइए। अगर कोई सिंपली आपसे पूछे कि डक्ट ऑफ पेनक्रियाज और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सिर्फ मैं डक्ट ऑफ पेनक्रियाज और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कह रहा हूं, तो मैं लार्ज डक्ट को कंसिडर करूंगा, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, तो मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम। और मेरे से स्पेसिफिकली किसी ने पूछ लिया कि थिन डक्ट ऑफ पेनक्रियास या थिन डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में क्या पाया जाता है, तो मेरा उत्तर होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। दोनों चीजों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एनसीईआरटी में मैंने आपको एकदम विद प्रूफ दिखाया है सामने एनसीईआरटी खोल करके कि भैया देखो यहां पर भी सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक डक्ट बोला गया है ना, और यहां पर भी आपका डक्ट बोला गया है, यहां पर भी डक्ट बोला गया है, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। तो 2 मिनट में कंफ्यूज कर देगी एनसीईआरटी, 5 नंबर आपसे छीन करके ले जाएगी, पर हम आपसे नंबर चुराने नहीं देंगे, हम सीधा सीधा सारी चीजों को बारीकी से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको अभी तक देखने को मिला कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम 2 जगह पर पाई जा रही है। एक तो इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है, तो ये आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में यानी टेस्टिस और ओवरी में पाई जाएगी। दूसरा ये आपकी कहां पाई जाती है, ये आपकी डक्ट ऑफ ग्लैंड में पाई जाती है, खासकर थिन डक्ट ऑफ ग्लैंड। डक्ट क्या होती है, कई स्टूडेंट पूछ रहे हैं, डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ग्लैंड कुछ बना रहा है, ये पेनक्रियाज है तो क्या बनाएगा, गन्ने का जूस तो बनाएगा नहीं, पेनक्रियाज है तो पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस अपने काम के इलाके पर पहुंचेगा कैसे, ये जो पेनक्रियाज है, ये जो पेनक्रियाटिक जूस बना रहा है, ये जूस इन डक्ट से आता 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 कहां पहुंच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। तो इन डक्ट के थ्रू ये जो सामान है पेनक्रियाज का, ये ट्रेवल करता है।
सिमिलरली सलाइवरी ग्लैंड का जो सलाइवा है, आपका जो थूक है, ये कहां पहुंचता है? आपका माउथ में पहुंचता है, आपका बक्कल कैविटी में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? थ्रू डक्ट्स। छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जो सलाइवरी ग्लैंड से कनेक्टेड होती हैं और आपके सलाइवा को आपके माउथ में पोर कर देती हैं। जैसे गोलगप्पे की प्लेट देखते हो, मुंह में पानी आ जाता है, वो मुंह में पानी जो आता है वो क्या है? सलाइवा है। तो जैसे आप फूड देखते हो, आपका सलाइवरी ग्लैंड ट्रिगर हो जाता है और सलाइवा सिक्रीट करना शुरू कर देता है। क्यों करता है वो सलाइवा सिक्रीट करना शुरू? क्योंकि मेरे भाई सलाइवा जो है, इसमें एक एंजाइम होता है कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज, जिसको प्यार से टाइलिन भी कहा जाता है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, उसका 30% पार्ट आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जब आप खाना चबा रहे होते हो तो आपका सलाइवरी अमाइलेज जो है उस कार्बोहाइड्रेट पे अटैक करना शुरू कर देता है और 30% कार्बोहाइड्रेट यहीं डाइजेस्ट हो जाता है। यानी अगर आप आलू का पराठा खा रहे हो, अगर आप स्टार्च खा रहे हो, तो आपके मुंह में ही डाइजेशन शुरू हो चुकी है इस सलाइवा की वजह से। दैट्स व्हाई जब भी आप खाना देखते हो, सलाइवरी ग्लैंड अपना काम शुरू कर देता है, जिससे डाइजेशन में आसानी हो। राइट? इसीलिए ये सारी चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं, बहुत बहुत मजेदार हैं। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, धरती आसमान झुक जाए, कोई इस क्वेश्चन को रोक नहीं सकता। हम लोग क्या कर रहे हैं? इस स्लाइड की कॉपी कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कंटेंट जो है आपका अवेलेबल है, मैं सिर्फ कॉपी कर रहा हूं इसको, है ना। पहला एग्जाम्पल एज इट इज रहने देते हैं, दूसरे वाले की हम लोग बैंड बजा देते हैं। यहां पे हम लोग अपना तीसरा एग्जाम्पल लिख देंगे। यहां पर एक एनसीईआरटी में बात लिखी है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, करेक्ट। नेफ्रॉन जो हमने अभी बनाया, ग्लोमेरुलस बनाया, बोमन्स कैप्सूल बनाया, ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसके ट्यूबुलर पार्ट में यानी इसके ट्यूब्स में क्या देखने को मिलेगा? आपका ट्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? बहुत सारी ट्यूब्स हैं आपके नेफ्रॉन में, स्पेसिफिकली कहां देखने को मिलेगा? पीसीटी के अंदर। पीसीटी का मतलब क्या होता है? पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, घूमा हुआ ट्यूब्यूल, ट्यूब, है ना। स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये आपकी वो नस है, ब्लड वेसल है, घूमी हुई ब्लड वेसल, जिसको हम क्या कह रहे थे? ग्लोमेरुलस कह रहे थे, है ना। इधर से ये ग्लोमेरुलस आया, इधर को ये चला गया। इसके बाद क्या है मेरे भाई? इसके बाद है आपका बोमन कैप्सूल यहां पर प्रेजेंट। ये है आपका बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन का पहला पार्ट है आपका बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल के बाद आती है आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर पास। नेफ्रॉन जहां से शुरू हो रहा है, सबसे पहला पार्ट, सबसे पास जो पार्ट है वो क्या है? सबसे पहली ट्यूब क्या है आपकी? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर आती है आपकी एक लूप, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल, डी फॉर दूर, डी फॉर डिस्टल। तो डिस्टल दूर होगी, प्रॉक्सिमल पास होगी। ये है आपके नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर। और फिर आपका यहां से जो भी टुसु वुसु है, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, यहां से ये बाहर चला जाएगा। यहां से बाहर चला जाएगा। यह है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या क्या बनाया हमने यहां पर? हमने यहां पर बनाई है ब्लड वेसल, जिसका नाम क्या है? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इसका नाम है ना। ब्लड में जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है वो यहां पर आएगा और ये कहां डिफ्यूज हो जाएगा मैटर? आपका बोमन कैप्सूल के अंदर। अभी अभी हमने पढ़ा। तो ये जो आपका पार्ट है, इसका नाम क्या है? बोमन कैप्सूल। इसका नाम क्या है? बोमन्स कैप्सूल। बोमन साहब ने कैप्सूल खा लिया है, इसका नाम है बोमन कैप्सूल। फिर यहां पर ये जो पार्ट है, ये है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब आपके इनिशियल पार्ट में आ रहा है, पास है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब घुमावदार है ना। तो कॉन्वोल्यूटेड तो दिखाई दे ही रहा है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्यार से इसको क्या कहते हैं? पीसीटी भी कहते हैं। प्रॉक्सिमल है यानी कि आपका पास है, पी फॉर प्रॉक्सिमल, पी फॉर आपका क्या है? पास है, ज्यादा दूर नहीं है ना, पास है।
पहले आ जा रहा है ना तो पास है। यह है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यह है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल पार्ट मतलब दूर वाला पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड। ये भी घुमावदार बनाया है मैंने, ये भी घुमावदार बनाया है, तो ये भी आपका क्या है, कॉन्वोल्यूटेड है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये आपका क्या कहलाता है, डीसीटी कहलाता है। डी फॉर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डी फॉर क्या है, ये दूर है, डी फॉर क्या है, दूर है ना, डी फॉर दूर है। ठीक है, तो पीसीटी डीसीटी ये बीच में है, ये लूप है, इसे क्या कहा जाता है, लूप ऑफ हेनले। नाम नहीं भी याद हो तो छोड़ सकते हो, एक्सक्रीशन चैप्टर में याद हो जाएगा, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। और ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, ये है आपकी कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो आप यहां पर देखिए एक पतला सा एरो ले लेते हैं, आपने यहां पर भेज दिया है एक्सक्रीटरी मैटर को, ये एक्सक्रीटरी मैटर इस पीसीटी से पास होगा, इस पीसीटी से पास होकर के इस लूप ऑफ हेनले से पास होगा, इस लूप ऑफ हेनले से पास होकर डीसीटी से पास होगा, और फिर अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, और यहां से आपका बाहर निकल जाएगा, सूसू बाहर निकल जाएगा। राइट तो यहां पर आपका इस प्रकार से मूवमेंट होती है। तो सबसे पहले किस में गया आपका यूरिन, आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में गया, इसलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल। ये पास है, सबसे पहले पाया जा रहा है, तो आपका पास है, डिस्टल दूर है। अब ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहां मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था मेरे दोस्त कि आप अगर कुछ सामान डस्टबिन में फेंक रहे हो और आपको दिख जाए कि यार कुछ इंपॉर्टेंट भी गिर गया है गलती से, कई बार होता है, जैसे मेरे कमरे में ही मेरा जो डस्टबिन है इसमें कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी गिर जाती हैं। इसमें मैं जब शार्पनर वगैरह छीलता हूं तो ये अपना डस्टबिन जो है इसमें डाल देता हूं, शार्पनर वगैरह से पेंसिल छील करके। लेकिन कई बार हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज चली जाए, कोई नंबर लिखा हुआ था किसी का पेपर के पीछे और वो आपका इसमें डाल दिया है ना, और फिर आपका निकाल करके देखना पड़ा कि भाई इस पेपर में कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो नहीं है। रीचेक करने की आदत है भाई हमको, है ना। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि हमने बहुत सारा एक्सक्रीटरी मैटर इसमें से डाल तो दिया है, लेकिन हमें लगता है कि कोई चीज हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, तो हम उसको रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जितना भी रीएब्सॉर्प्शन होता है इस नेफ्रॉन में, उसका 70 to 80% पार्ट अकेले पीसीटी में होता है। तो इसमें एब्सॉर्प्शन, रीएब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या है, इसीलिए इसमें क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट है। 70 to 80% ऑफ रीनल रीएब्सॉर्प्शन, रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल रीएब्सॉर्प्शन अकर हियर, अकर हियर, है ना। रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है यहां पर, एब्सॉर्प्शन हो रहा है यहां पर। मुझे एक बात बताइए, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा अपने जीवन में। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है खाने की, क्यों, क्या कोई एक रीजन बता सकता है? आप में से कोई भी एक स्टूडेंट जो उठ करके आए, मसीहा बने इस बैच का, और मुझे वो रीजन बता दे कि क्यों सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन खाने का आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पेट में क्यों नहीं होता, है ना, कहीं और क्यों नहीं होता, ईसोफेगस में क्यों नहीं होता, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है, बताइए। माइक्रोविलाय, यस, बहुत शानदार, कमाल, क्योंकि यहां पाए जाते हैं माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय जो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट्स वाई वहां पर क्या होता है, आपका सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहां करा रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो क्या यहां पर जो सेल्स हैं क्यूबॉइडल सेल्स, इनके ऊपर माइक्रोविलाय नहीं पाए जाएंगे? पाए जाएंगे सर। जहां पर बहुत खतरनाक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जहां पर बहुत खतरनाक एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्या वहां पर आपके माइक्रोविलाय नहीं पाए जाएंगे? यह है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, यह है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है आपका ये क्यूब लाइक सेल, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा है क्यूब लाइक सेल, और इस क्यूब लाइक सेल के ऊपर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोविलाय कहते हैं। अब इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, इसका सरफेस एरिया बढ़ गया है, तभी तो ये सबसे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर पा रहा है। सिंपल लॉजिक, जैसे आप स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराते हो क्योंकि वहां पर माइक्रोविलाय प्रेजेंट हैं, सिमिलरली नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पर हो रही है, आपके
पीसीटी के अंदर, तो वहां पर भी तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। सिंपल लॉजिक है, रिलेट कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट को? यस। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट है भैया जी, इसे क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई प्रेजेंट। माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ना, प्लस एंटी का मतलब है प्रेजेंट, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है ना। तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट, देयरफॉर सरफेस एरिया इंक्रीज, देयरफॉर सरफेस एरिया इंक्रीज, और सरफेस एरिया इंक्रीज देयरफॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज, रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइडल सेल था जिसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। बाकी दोनों जगह जहां पर भी क्यूबॉइडल था वहां माइक्रोविलाई नहीं थी। जर्मिनल एपिथेलियम की हमने बात करी, टेस्टिस और ओवरी में, वहां माइक्रोविलाई नहीं थी, है ना। हम लोगों ने उसके बाद थिन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड के बारे में बात करी कि पैनक्रियाटिक जो आपका ग्लैंड है या सलाइवरी ग्लैंड है, उनकी जो थिन डक्ट्स है वहां पर भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, पर वहां पर भी माइक्रोविलाई नहीं है, लेकिन यहां माइक्रोविलाई पाई जाएगी। इसको क्या कहेंगे? देयरफॉर कॉल्ड ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड, ऐसा लगता है ब्रश जैसी अपीयरेंस है, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो है, लेकिन इसके ऊपर माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? ब्रश बॉर्डर हो गया। और आपसे कोई पूछ ले, कोई तो क्या पूछ ले, समझ लो मैं ही पूछ लूं कि भैया मुझे बता दीजिए ये जो पीसीटी है इसके अंदर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस आई किस प्रकार के सेल में? क्यूबॉइडल टाइप ऑफ सेल में या कोलमनार टाइप ऑफ सेल में? तो आप कहेंगे सर क्यूबॉइडल टाइप ऑफ सेल में। ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस तो है, लेकिन क्यूबॉइडल टाइप ऑफ सेल में है, कोलमनार टाइप ऑफ सेल में नहीं। ये क्यूबॉइडल की मॉडिफिकेशन का एक एग्जांपल है। कितनी प्यारी चीजें पढ़ी, देखो एक्सक्रीशन चैप्टर में भी आपको लेकर के गए, ये बिल्कुल नहीं गिवन है एक्सक्रीशन चैप्टर में इतनी आसानी होगी। यहां पर आपको एक्सक्रीशन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट समझाया गया, उसके बाद आपको बकायदा ब्रश बॉर्डर बताया गया। कितनी प्यारी प्यारी चीजें हैं टिश्यू चैप्टर में सीखने लायक, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इट इज गेटवे टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। आप जब तक टिश्यू नहीं पढ़ोगे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में घुस नहीं सकते। इसलिए आप हमेशा, कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो, आप उनसे जरूर बोलिए कि सर टिश्यूज बहुत डिटेल में कराइए, क्योंकि जब आपको पता होगा कि नेफ्रॉन में किस किस टाइप के टिश्यूज है, अब आपको अच्छे तरीके से पता है। यहां पर आपका सिंपल स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियम है, यहां पर सिंपल स्क्वेमस टाइप ऑफ एपिथेलियम है, यहां पर आपका क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल टाइप ऑफ एपिथेलियम है, वो भी ब्रश बॉर्डर्ड। आपको पता होगा ये थिन लूप ऑफ हेनले है, यहां पर भी आपका स्क्वेमस है। तो अल्टीमेटली आपको आइडिया लग जाएगा कि यार मेरे को पहले से ही पूरा का पूरा नेफ्रॉन पता है, मेरे को अब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मेरा चैप्टर बहुत प्यार से निकल जाएगा। और वही चीजें मैटर करती हैं, वही चीजें तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगी, राइट? चलो भाई, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक बार थम्स अप प्लीज। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, एक खाली स्लाइड ले लेता हूं, प्यार से रिवाइज करा देता हूं। कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है कि भैया एपिथेलियम जो है, एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये दो टाइप का है। एक आपका सिंपल एपिथेलियम जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पाई जाती है, एक आपका कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। ये जो सिंपल एपिथेलियम है, इसकी भी शेप के हिसाब से या तो पतले पतले टाइल लाइक सेल हो सकते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, या आपके क्यूब लाइक सेल हो सकते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, या फिर आपके कॉलम लाइक सेल हो सकते हैं, पतले लंबे पिलर लाइक सेल हो सकते हैं, कॉलमनार एपिथेलियम। स्क्वेमस में हमने 3 एग्जाम्पल पढ़े। एक तो आपका ब्लड वेसल जो है पतली पतली, उनके अंदर डिफ्यूजन के लिए काम आ रही होगी आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। एक आपके एयर सैक जो है लंग्स के, उनमें काम आ रही होगी। और इसके अलावा आपका नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है, एज वेल एज यहां पर जो बोमन कैप्सूल है, उसमें फिल्ट्रेशन के लिए आपका काम आ रही होगी। करेक्ट? क्यूबॉइडल जो है, इसमें 3 हमने एग्जांपल पढ़े भैया। जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जर्मिनल एपिथेलियम आपका कहां पाया जाएगा? टेस्टिस में पाया जाएगा। और आपका कहां पाया जाएगा? ओवरी में पाया जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपका पीसीटी के अंदर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आपका ब्रश बॉर्डर्ड पाया जाएगा, यानी क्यूबॉइडल सेल तो है लेकिन इनके ऊपर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो थिन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, थिन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, कौन कौन से ग्लैंड यहां पर हमने बताया? सलाइवरी ग्लैंड हमने बताया, और आपका पेनक्रियाज बताया जो कि आपका पेनक्रियाटिक जूस बनाता है।
और हमने बताया भैया थिन डक्ट ऑफ ग्लैंड में तो पाया जा रहा है कौन, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लेकिन थिक डक्ट ऑफ ग्लैंड में कौन पाया जा रहा है, कंपाउंड एपिथेलियम। आपकी हार्ड स्किन जो है इसमें कौन पाया जा रहा है, कंपाउंड एपिथेलियम। अभी तक ये सारी चर्चाएं हुई हैं, इतनी सी चर्चा हुई है बस। यानी अगर आप इस पूरे के पूरे आज के आर्टिकल को कंसोलिडेट करने की कोशिश करो तो 3-4 लाइन का भी काम नहीं है, सिर्फ 3-4 लाइन का काम है ना, मस्त एकदम। और इसको बार बार रिपीट कराएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी जब मैं बार बार रिपीट कराऊंगा। इतनी बार चीजों को बोलूंगा, कभी क्वेश्चन के माध्यम से, कभी एनसीईआरटी के माध्यम से, कि चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। आपको बस पूरी फोकस के साथ क्लास में बैठना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू स्टे फोकस्ड। क्लास में अच्छे से बैठेंगे, मजा आ जाएगा। करेक्ट है भाई? यहां तक सब कुछ ठीक? तारा इन द चैट सेक्शन प्लीज। यहां तक सब कुछ ठीक है, एक बार फटाफट बता दीजिए। यहां तक सब कुछ ठीक, यहां तक सब कुछ मस्त, यहां तक सब कुछ चंगा है, फटाफट बता दीजिए। ऑल गुड? चलिए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। चलिए, अब एक छोटी सी बात, आपका लास्ट टाइप का सिंपल कोलमनार एपिथेलियम हमको पढ़ना है ना। स्क्वेमस हम पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइडल हम पढ़ चुके हैं, कोलमनार हम पढ़ेंगे। तो ये कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है भैया? सिर्फ एक एग्जांपल यहां याद करना है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैच। भाई स्टमक की इनर लाइनिंग में एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो जोड़ी हम कई बार बना चुके हैं, इसी जोड़ी को फिर से बना देंगे, इसी जोड़ी को फिर से बना देंगे। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बना लिया जाए इनको? सर बना लीजिए। ये है आपका पेट, ये है आपका इंटेस्टाइन, ये है आपका पेट, और ये है आपका इंटेस्टाइन। करेक्ट है जी? एकदम करेक्ट है सर, कई बार बनवा दिया आपने। यहां तक तो सब मस्त हो गया। ये है आपका स्टमक, और यहां है आपका क्या, यहां पर है आपका क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। इन दोनों की लाइनिंग में क्या पाया जाता है, इन दोनों की लाइनिंग में क्या पाया जाता है, इन दोनों की लाइनिंग में क्या पाया जाता है? आपका कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार, कॉलम लाइक सेल है ना। यहां मैं एक लाइनिंग बना के दिखा रहा हूं मोटी, ये आपका कॉलमनार एपिथेलियम है। आपको याद रहेगा कि आपने पेट और इंटेस्टाइन में कॉलम लाइक सेल बनाए थे, तो आपको कुछ और याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डायग्राम से ही सारी चीजें याद हो जाएंगी भैया। डायग्राम बनाए क्यों जाते हैं? जिससे आपकी चीजें याद रहे। अब आप अपने हाथों से बना लोगे कि हाँ भाई पेट में हमने ऐसे लंबे लंबे सेल बनाए थे, तो बात ही खत्म हो जाएगी। और इंटेस्टाइन में आपने अभी अपने प्यारे प्यारे मुंह से कहा कि सर इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाय पाई जाती हैं, एकदम सही बात है। तो यहां पर जब मैं कॉलम लाइक सेल्स बनाऊंगा, क्या मैं यहां पर माइक्रोविलाय नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा भैया, क्यों नहीं बनाऊंगा। यहां पर मैं कॉलम लाइक सेल बनाऊंगा, उसमें माइक्रोविलाय बनाऊंगा, यहां पर मैं कॉलम लाइक सेल बनाऊंगा, माइक्रोविलाय बनाऊंगा, है ना, एंड सो ऑन। इस हिसाब से मैं कॉलम लाइक सेल बनाऊंगा, माइक्रोविलाय बनाऊंगा, है ना, बेसल न्यूक्लियस बना दूंगा यहां पे। तो अगर आप देखें तो क्या हुआ यहां पर, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स है यहां पर, ये आपके क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए, एंड ये बन गए ब्रश बॉर्डर्ड। जस्ट लाइक आपके पीसीटी में अभी हमने पढ़े थे, यहां पर आपके ब्रश बॉर्डर्ड बन गए, यानी माइक्रोविलाय आपकी यहां पर प्रेजेंट है। माइक्रोविलाय आपकी यहां पर क्या है, प्रेजेंट है। अगर माइक्रोविलाय आपकी यहां पर प्रेजेंट है तो सरफेस एरिया ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा,
सरफेस एरिया ज्यादा तो फूड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आपका न्यूट्रिएंट्स का फूड का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है? क्योंकि वहां पर पाई जाती है आपकी ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और यहां पर मॉडिफिकेशन हो रहा है कॉलमनार का, हमेशा याद रखिएगा। जब हम पीसीटी की बात करेंगे तो क्यूबॉइडल सेल पे माइक्रोविलाई आई थी, यहां पर जब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की तो कॉलमनार सेल पे माइक्रोविलाई आई है। छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी है। और यहां पर आपके ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं स्टमक के, ये क्या करते हैं? ये भैया अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को एसिड से बचाने के लिए, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो स्टमक में क्या होता है? एसिडिटी हो जाती है HCl की वजह से। तो HCl जो है इन दीवारों पे क्या कर रहा होता है? हमला कर रहा होता है। HCl इन दीवारों पे हमला कर रहा होता है। तो यहां पर क्या होता है भैया? यहां पर आपके ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना, कॉलमनार सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं और म्यूकस बनाने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सम सेल्स modifies and become ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर मतलब सिक्रीशन करने लग जाते हैं। ग्लैंडुलर हैं तो क्या सिक्रेट करेंगे? यहां पर म्यूकस सिक्रेट करेंगे। सिक्रेट म्यूकस, सिक्रेट म्यूकस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम HCl। स्टमक को अगर HCl से बचाना है तो म्यूकस बनाना पड़ेगा। म्यूकस अगर बनेगा तो HCl का असर कम हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था? चाहे हो आपका क्यूबॉइडल, चाहे हो आपका कोलमनार, मेन काम क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर क्या कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन? एब्जॉर्प्शन कर ले रहा है। एब्जॉर्प्शन कर ले रहा है सर, माइक्रोविलाई है। और यहां पर आपका ये जो है पेट की लाइनिंग, ये क्या करने लगा? ग्लैंडुलर बन गया, सिक्रीशन करने लगा है, सिक्रीट करने लगा है म्यूकस। हाँ, दोनों बातें क्लियर हो गई सर, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन ही तो कर रहा है। इसके अलावा और चाहिए ही क्या? एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपके सामने कहानी की तरह रख दिया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? म्यूकस। म्यूकस भैया जो आपके नाक में जमा हो जाता है सर्दी में, वो म्यूकस है ना? तो यहां पर ये जो म्यूकस है दोस्त, ये आपको भी प्रोटेक्ट करता है ना? नाक में आपने जोर की सांस ली और कोई बैक्टीरिया चला गया तो वो इस म्यूकस से, इस नाक के बाल से ट्रैप हो जाता है ना? जैसे आपका पैर कीचड़ में कई बार फंस जाता है, चप्पल वहीं रह जाती है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया भी इस म्यूकस में धंस जाता है। और जब आप छींक मारते हैं तो म्यूकस के साथ बैक्टीरिया भी आपके नाक से बाहर चला जाता है। तो इट्स अ प्रोटेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। सेम आपका मैकेनिज्म यहां पर है, लेकिन इस बार ये HCl से बचा रहा है आपके पेट को। करेक्ट है? यह है आपका अभी तक का तीनों प्रकार का डिस्कशन, है ना? चाहे सिंपल स्क्वेमस का डिस्कशन हो, चाहे सिंपल क्यूबॉइडल का, चाहे सिंपल कॉलमनार का। एक आधी छोटी मोटी चीज है जो आपको और देखनी पड़ेगी। सर थोड़ा सा बड़ा लिखिए मेरे दोस्त, मेरा ऐसे ही लिखने का पूरा अभी तक का हैबिट रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप मेरे साथ, है ना, अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश करूंगा थोड़ा बड़ा लिखूं, पर आप देखो कंटेंट कितना है, वरना एक स्लाइड पे आ नहीं पाएगा। आप देखो कितना कंटेंट है। थोड़ा सा भी बड़ा लिखूंगा बाहर निकल जाएगा। आप देखो कितनी प्यारी लग रही है स्लाइड। जब नोट्स बनाओगे, जब प्रिंट निकालोगे तो मजा आ जाएगा भाई, है ना? सर एंड कर दीजिए क्लास। मेरे दोस्त 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 2 घंटे की क्लास है, तो एंड करके मैं क्या करूंगा? ग्लैंडुलर का मतलब क्या है? गुड क्वेश्चन। ग्लैंडुलर का मतलब क्या होता है? नाम में क्या आ रहा है? ग्लैंडुलर, यानी ग्लैंड आ रहा है नाम में। ग्लैंड का मतलब जो कोई चीज सिक्रीट करता है उसे ग्लैंड कहते हैं, है ना? कोई चीज बनाए, कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई एंजाइम बना रहा है, कोई म्यूकस बना रहा है, कोई आपका स्वेट यानी पसीना बना रहा है, कोई मुंह पे जो ऑयल निकलता है वो बना रहा है, कोई ईयर वैक्स बना रहा है, कान का मैल बना रहा है, राइट? ये सारे प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बनते हैं, आपका दूध बन रहा है ना मेमोरी ग्लैंड से। तो कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे शरीर में बन रहा है दैट इज बीन सिंथेसाइज्ड बाय ग्लैंड्स। तो ग्लैंड का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट बनाने वाला। तो ग्लैंडुलर मतलब यहां पर आपका कोई ना कोई चीज बनेगी। क्या बन रहा है यहां पर? म्यूकस बन रहा है, तो इसे म्यूकस ग्लैंड बोल दिया। जैसा आपका प्रोडक्ट उसी हिसाब का नाम। जैसे कि मेमोरी ग्लैंड है तो इसको मिल्क ग्लैंड भी बोल सकते हैं। यही है आपकी सारी की सारी चीजें, राइट? चलिए यहां तक भैया एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। यहां तक एनसीईआरटी मैया की रीडिंग कर लेते हैं एक बार। देखिए हम लोगों ने क्या क्या सीखा। अब एनसीईआरटी देखोगे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसके कंपैरिजन में 0 बटा सन्नाटा है एनसीईआरटी। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? स्क्वेमस एपिथेलियम जो है इसमें सिंगल
थिन लेयर ऑफ सेल्स पाया जाता है। ये सेल्स आपके फ्लैट होते हैं, टाइल लाइक, इसीलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम कहा जाता है। और इनकी बाउंड्रीज इररेगुलर होती हैं। ये ऐसे डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर के इररेगुलर बाउंड्रीज के थ्रू ऐसे कनेक्ट होते हैं जिससे इनके बीच में अच्छा क्या बन सके, बॉन्ड बन सके। दैट्स वाई इसको क्या कहा था हमने कल, टेसिलेटेड एपिथेलियम। तो टाइल लाइक है तो इसे पेवमेंट एपिथेलियम बोला, और इररेगुलर बाउंड्री से एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं इसीलिए इसे टेसिलेटेड एपिथेलियम बोला। जैसे कि आपका वॉल ऑफ ब्लड वेसल, तो 3 हमने एग्जांपल देखे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, और उसके साथ साथ हमने देखा आपका ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। यहां पे सिर्फ वॉल ऑफ ब्लड वेसल और एयर सैक्स ऑफ लंग्स है। हमने एक एग्जांपल एक्स्ट्रा पढ़ा जो कि हमको एक्सक्रीशन चैप्टर में काम आएगा। तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं। जैसा कि हमने एयर सैक ऑफ लंग में देखा कि हमने जो ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन आपकी पहुंचा दी ब्लड में और ब्लड से CO2 पहुंचा दी एल्वियोलाई में। तो दोनों चीजों का पतला होना जरूरी है, एल्वियोलाई का भी और ब्लड वेसल का भी, इसीलिए यहां पर स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जा रही है। मैंने आपको बताया इसके बाद है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जहां पर सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल है। यहां पर ये कहां कहां पाए जाते हैं, आपके जर्मिनल एपिथेलियम में यानी टेस्टिस और ओवरी में। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और आपका थिन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स में, जैसे कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड और आपका सलाइवरी ग्लैंड। तो थिन डक्ट ऑफ ग्लैंड हो गया आपका ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन की ट्यूब। तो हर ट्यूब में नहीं पाया जाता, आपका यहां पर पीसीटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो यहां पर पीसीटी लिख सकते हो, है ना। मेन फंक्शन क्या है इसका, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्यूबॉइडल कोलमनार दोनों का ही, है ना। तो पीसीटी जो है इसमें जो आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इस पे माइक्रोविलाई भी होती हैं, इसीलिए इसे ब्रश बॉर्डर्ड कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन यहीं पर होती है। कोलमनार एपिथेलियम जो है इसमें आपके पतले और लंबे सेल्स होते हैं, टॉल और स्लेंडर सेल। इनके न्यूक्लियाई जो है ये आपके बेजल पार्ट पे यानी नीचे की साइड पाए जा रहे होते हैं। फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकती है। कहां पर देखने को मिली है माइक्रोविलाई, कोलमनार में माइक्रोविलाई कहां देखने को मिली सर, स्टमक और इंटेस्टाइन में पाया जा रहा था कोलमनार एपिथेलियम। यहां पर माइक्रोविलाई किसमें थी, स्टमक में होनी चाहिए माइक्रोविलाई या इंटेस्टाइन में, है ना भैया, यहां पर होनी चाहिए आपके इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में ब्रश बॉर्डर सेल्स पाए जाते हैं और स्टमक जो है वो आपका क्या बना रहा होता है, म्यूकस बना रहा होता है। तो ये सिक्रीटरी है इन नेचर, है ना। तो यहां पर अगर आप देखें कोलमनार और क्यूबॉइडल जो है इनके ऊपर सिलिया भी पाए जाते हैं। ये बात अभी हमारी हुई नहीं है तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए नीट 2023 में, नीट 2020 में और नीट 2014 में ये आपके सवाल सीधे सीधे आए हुए हैं कि क्यूबॉइडल जो है ये मॉडिफाई हो जाता है पीसीटी में और आपका क्या बनाता है, ब्रश बॉर्डर्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाता है। ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइंस लिखी हुई हैं इनसे आपके मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस बने हुए हैं। 2023 में भी, 20 में भी, 14 में भी पीसीटी पे सवाल आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीधी सीधी पूछी जाती है, ज्यादा घुमाकर नहीं, सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा ऐसा इलाका है नेफ्रॉन का जहां पर क्यूबॉइडल सेल मॉडिफाई हो जाते हैं और उन पे माइक्रोविलाई आ जाती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कौन सा ऐसा इलाका है हमारी बॉडी का जहां पर कोलमनार सेल पे माइक्रोविलाई आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। माइक्रोविलाई दोनों जगह है, एक जगह क्यूबॉइडल सेल पे है, एक जगह कोलमनार सेल पे है, राइट। ये है आपकी अभी तक की बात एनसीईआरटी में जो हमने सीखी, है ना। कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, अभी तक हमने जो पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, फटाफट बताइए। देखिए दोस्त, एनसीईआरटी जो आपकी नई वाली है उसमें ये टॉपिक नहीं है, उसमें आपका कॉकरोच भी नहीं है, लेकिन आपको कॉकरोच भी पढ़ना है, एनिमल टिश्यू भी पढ़ना है। आपको क्या करना है इस एनसीईआरटी को प्राप्त करने के लिए, मैं भी आपको दे दूंगा अपनी एनोटेटेड एनसीईआरटी, चाहे तो आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए, है ना। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको पूरी एनसीईआरटी एकदम टैग्ड की कहां पे कौन सा पीवाईक्यू आया हुआ है सारा प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है, अगर आपको लगता है कि मेरे को अभी एनसीईआरटी चाहिए, टाइप करिएगा इंटरनेट पे ओल्ड एनसीईआरटी पीडीएफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। उसमें अर्थवॉर्म भी है, फ्रॉग भी है, कॉकरोच भी है, टिश्यू भी है, उसी एनसीईआरटी से मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं। और सबसे जरूरी बात यह है कि पिछली साल क्वेश्चन आया हुआ है इस टिश्यू टॉपिक से। आप बोलते रह जाओगे कि सर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनटीए चुपचाप क्वेश्चन देके निकल जाएगा, फिर क्या करोगे बताओ, है ना। तो पुरानी एनसीईआरटी में है भैया ये टॉपिक्स, तो पुरानी एनसीईआरटी पूरी खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ ही जगह पर आपका एडिशनल टॉपिक है, सिर्फ टिश्यू वाला टॉपिक आपका एक्स्ट्रा है और कॉकरोच एक्स्ट्रा है। उसके अलावा जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में है वही हमको पढ़ने हैं एज इट इज। तो ये 10-12 पेजेस आप प्रिंट निकाल लीजिए, है ना। चल, क्लास एंड नहीं हो रही है, क्वेश्चन करा रहा हूं उसके बाद दोबारा टॉपिक पे आऊंगा, क्लास एंड नहीं हो रही है, डोंट वरी,
है ना। चलिए पहला सवाल, अच्छा ये तो नहीं हो पाएगा आपसे, ये भी नहीं हो पाएगा, पता लगा इस टॉपिक से सवाल ही नहीं है। अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ भाई चलो चलो, एक PYQ है, एक सवाल तो मिला, करो यार। Which one of the following types of cell is involved in making the inner walls of large blood vessel? Large blood vessel से कंफ्यूज मत होना, ब्लड वेसल में एक ही प्रकार की एपिथेलियम पाई जाती है, उसको चुपचाप मार्क करिए, आगे बढ़िए। जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं और आप 5 नंबर गवा बैठे नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको ब्लड वेसल में एक ही प्रकार की एपिथेलियम बताई है, आपको वही मार्क करनी है, चुपचाप आगे बढ़ जाना है ना। उत्तर क्या हो जाएगा भैया, उत्तर क्या हो जाएगा, आपके पतले पतले सेल्स चाहिए आपको डिफ्यूजन बाउंड्री बनाने के लिए, उत्तर क्या हो जाएगा, पतले टाइल लाइक सेल्स यहां पर होंगे, पेवमेंट एपिथेलियम या स्क्वेमस एपिथेलियम यहां पर पाई जाएगी। इसीलिए ब्लड वेसल के अंदर की लाइनिंग को हम एंडोथेलियम कहते हैं। एपिथेलियम है लेकिन अंदर की साइड है ब्लड वेसल में, तो एंडोथेलियम इसको बोला स्पेसिफिकली ब्लड वेसल्स के अंदर। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या बात है यार, 84% लोगों ने एकदम सही कर दिया है, अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड, नाइस पिक डियर। चलिए अब एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस की भरमार आती है, क्वेश्चंस की भरमार यहां से आएगी मेरे यार, आराम से सुनना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दबाव में मत रहिए, प्यार से इन टॉपिक्स को सुनते चलिए। अब क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो है ना, पतले पतले सेल से अपने आप को ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इनमें मॉडिफाई होने की जगह ही नहीं है। भाई पहले ही इतना दुबला पतला सा सेल है, पहले ही इसके पास खुद का कोई बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, इसको ऊपर से कह रहे हैं मॉडिफाई हो जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो आपके क्यूबॉइडल क्यूब लाइक सेल हैं और जो आपके कॉलमनार पिलर लाइक सेल हैं, ये अपने आप को जरूर मॉडिफाई कर सकते हैं और अलग अलग चीज बना सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मॉडिफिकेशंस जो होती हैं सिंपल एपिथेलियल में, ये मॉडिफिकेशन कहां पर होती हैं, ओनली, ये बात जरूर लिखिएगा, ओनली इन क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। सिर्फ क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में ये मॉडिफिकेशन होती हैं, नोट कर लीजिए, नॉट इन स्क्वेमस। स्क्वेमस की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है आपके पूरे के पूरे सिलेबस में, होती भी नहीं है ना, ऐसा नहीं है आपके सिलेबस में नहीं है, होती नहीं है मॉडिफिकेशन, कॉलमनार और क्यूबॉइडल की होती है। भाई आपने अभी अभी पढ़ा कि कॉलमनार अपने आप को कहां मॉडिफाई कर रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में और माइक्रोविलाई बना रहा था, और क्यूबॉइडल अपने आप को कहां मॉडिफाई कर रहा था, पीसीटी में और माइक्रोविलाई बना रहा था। तो क्यूबॉइडल और कॉलमनार ही मॉडिफाई हुए ना। स्क्वेमस में हमने एयर सैक्स पढ़े, हमने बोमन कैप्सूल पढ़ा, हमने ग्लोमेरुलस पढ़ा, हमने ब्लड वेसल्स पढ़ी, वहां पे कोई मॉडिफिकेशन हमने देखी ही नहीं, उसमें मॉडिफिकेशन होती ही नहीं है। लेकिन कॉलमनार और क्यूबॉइडल में हमने मॉडिफिकेशन देखी। अब ये जो कॉलमनार और क्यूबॉइडल है, इनके ऊपर सिलिया भी पाया जा सकता है। सिलिया क्या है, सिलिएटेड, दे हैव हेयर लाइक आउटग्रोथ, दे हैव हेयर लाइक आउटग्रोथ, दे हैव हेयर लाइक आउटग्रोथ, है ना। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ, ये जो सिलिया है, ये क्या करता है, इट ईदर मूव म्यूकस और द सेल। ये सिलिया जो है ये कोऑर्डिनेटेडली बीट करते हैं। आपने बागी फिल्म देखी है ना, बागी वन देखी है, टाइगर श्रॉफ एंड श्रद्धा कपूर। जब पहली बार श्रद्धा कपूर बोट रेस देखने जाती है तो उस फिल्म का विलन जो है वो चप्पू चला रहा होता है। वहां पर साउथ इंडिया में एक बोट रेस चलती है जहां पर कि बहुत सारे लोग एक नाव पे बैठे होते हैं और उनके जो चप्पू थे वो एक साथ चल रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। वो क्या करते हैं, पानी को पीछे ढकेलते हैं। जब पानी को पीछे ढकेल रहे हो आप चप्पू से तो नाव तो आगे जाएगी ही। सिमिलरली क्या करते हैं, सिलिया अगर इस तरीके से बीट कर रहे हैं तो या तो खुद सिलिया जो है, जिस सेल के ऊपर सिलिया मौजूद है, या तो वो सेल आगे बढ़ जाएगा या फिर वो म्यूकस को पीछे ढकेल देंगे। समझ लीजिए यहां पर अपने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहां सिलिया मौजूद है। तो मैंने क्या किया, जब एयर को इनहेल किया तो कोई बैक्टीरिया अंदर घुस गया। अब वो जो बैक्टीरिया अंदर घुस गया, अब नाक में क्या है, म्यूकस है, तो बैक्टीरिया म्यूकस से लिपट गया और सिलिया ने क्या किया, कोऑर्डिनेटेडली बीट करके उस म्यूकस से लोडेड
पैथोजन को, उस म्यूकस से लोडेड बैक्टीरिया को क्या किया, सिलिया पीछे की साइड बीट कर रहे हैं, तो आपका आगे की साइड जाता जा रहा है आपका वो बैक्टीरिया, और जैसे ही यहां पर पहुंचा नाक के पास, हम लोगों ने चीख मार के उसको बाहर फेंक दिया। तो आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलिया। तो ये जो सिलिएटेड है, ये जो सिलिएटेड आपके सेल्स हैं, ये आपके कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, है ना। ये सिलिएटेड सेल्स कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, इस हिसाब से आपके सिलिया यहां पर लगे रहते हैं। बहुत सारे सिलिया यहां पर लगे रहते हैं। तो ये है आपकी क्या, सिलिएटेड एपिथेलियम। ये कहलाती है आपकी सिलिएटेड एपिथेलियम, जहां पर आपके क्यूबॉइडल या कोलमनार सेल पे क्या लग जाता है, सिलिया लग जाता है। पाए कहां जाते हैं, एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आज का टॉपिक है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ब्रोंक्यूल्स कहां पाए जाते हैं, लंग्स में पाए जाते हैं। भाई कोई आपने जोर की सांस ली और बैक्टीरिया आपके अंदर घुस गया, तो लंग्स जो है ना, यहां पर ब्रोंक्यूल्स जो हैं, ये क्या करेंगे, ये अपने सिलिया की मूवमेंट से उस पैथोजन को लंग्स के अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर की साइड ढकेल देंगे, और फिर छींक मार के आप उस पैथोजन को बाहर निकाल दोगे। तो ये आपको किस चीज में हेल्प करता है, टू गेट रिड ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस। टू गेट रेड ऑफ हार्मफुल पैथोजेंस, आपको खतरनाक पैथोजन से बचाता है। और फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब कहां होती है सर, फीमेल के अंदर होती है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में होती है ना, रिप्रोडक्टिव जगह पर होती है। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, अगर आप बनाना चाहें तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। ये आपके फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना, ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है, यूट्रस है। ये जो आपकी जगह है, ये क्या है, आपकी यूट्रस है। यूट्रस को प्यार से क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं, है ना। माँ के गर्भ में बच्चा पलता है ना 9 महीने, ये वो यूट्रस है ना। यहां पर लेट से हमने एक बेबी बनाया, ये आप चिपके हुए हो, है ना, ये बेबी है। यहां पर क्या है भैया जी, यहां पर आपकी ओवरी है, यहां पर आपकी ओवरी है। ओवरी में क्या बनता है आपका, फीमेल गैमीट बनता है, यानी ओवा बनता है। ओवरी में क्या बनता है, ओवा बनता है। क्या ये ओवा खुद चल सकता है, क्या ये ओवा खुद चल सकता है भैया, स्पर्म तो मोटाइल होता है, स्पर्म तो मोटाइल होता है, उसके पास ये पुच्छी होती है, टेल होती है। स्पर्म तो मोटाइल होता है, इस टेल को फड़फड़ाता है, और इसके मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इस स्पर्म के पास एनर्जी का भी भंडार है और इसके पास खुद की पुच्छी भी है, यानी ये तो आराम से स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। स्पर्म इज मोटाइल, लेकिन जो आपका मोटू एग है मेरे भाई, इसके पास तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो आपका साइज में भी बड़ा है और नॉन मोटाइल भी है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये जो एग है मेरे दोस्त, इस एग को आपकी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे, लेट से यहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो इस साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक लाने के लिए यहां पर क्या होते हैं, सिलिया होते हैं फेलोपियन ट्यूब पे, है ना। ये सिलिया आपके फड़फड़ाएंगे और इस एग को इस दिशा में मूव करते रहेंगे, जिससे कि ये फर्टिलाइजेशन की साइट पे पहुंच जाए। और हमारा स्पर्म भैया तो है ही होशियार, ये जो स्पर्म है मेरे दोस्त, ये तो आपका है ही मोटाइल, ये तो आपका बढ़िया तरीके से खुद चल करके साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पे पहुंच जाएगा। स्पर्म खुद पहुंच जाएगा, ओवा को सिलिया पहुंचा देंगे और हो जाएगा इनका मिलन, और बन जाएगा आपका क्या, जाइगोट। सिंपल सी बात है। यस, यहां पर ये जो काम है 2 जगह पर पाया जाता है, ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब पे सिलिया पाया जाता है। एक और जगह सिलिया पाया जाता है आपके ट्रेकिया में, लेकिन उस पर्टिकुलर ट्रेकिया के सेल में एक खास बात है। क्या बात है, इट इज कॉल्ड एज सूडोस्ट्रेटिफाइड। सूडोस्ट्रेटिफाइड क्या होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, अमीबा मेक्स सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, नकली। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, लेयर्स, यानी फॉल्स लेयर्स बनते हैं यहां पर सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर। यानी एक ऐसा टिश्यू जो है तो सिंपल,
यानी है तो सिंगल लेयर्ड लेकिन दिखता मल्टी लेयर्ड है। क्यों? क्योंकि कुछ सेल छोटे हैं कुछ सेल बड़े हैं, तो हमको लगता है कि अलग अलग लेयर यहां पर बन रही है। लेट्स से ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेट्स से इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ये एक सेल है लंबा, फिर ये एक सेल है छोटा, फिर ये एक सेल है लंबा, फिर ये एक सेल है छोटा, फिर ये एक सेल है लंबा, ये एक सेल छोटा, ये एक सेल लंबा, ये एक सेल छोटा, राइट। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला मेरे भाई? यहां पर आपको देखने को मिला कि कुछ सेल्स आपके बहुत लंबे हैं, कुछ सेल आपके छोटे हैं, कुछ सेल लंबे, कुछ सेल छोटे, कुछ सेल लंबे, कुछ सेल छोटे, कुछ सेल लंबे, कुछ सेल छोटे। तो हमको ऐसा लगेगा कि ये जो है आपके टॉल सेल है, और हमको ये लगेगा ये सेल आपका शॉर्ट सेल है। तो ये जो आपकी लेयर है ना, ये दिखेगी आपकी मल्टी लेयर्ड, है तो एक लेयर पर ऐसा लग रहा है ना यहां पे दो लेयर है, एक ये वाली एक ये वाली, है ना। तो इट इज सिंगल लेयर्ड, इट इज सिंगल लेयर्ड बट अपीयर मल्टी लेयर्ड। बट अपीयर मल्टी लेयर्ड, इसको हम क्या कहते हैं? सूडो स्ट्रेटिफाइड, फॉल्स लेयर्स बने हुए हैं, असली लेयर्स नहीं है। एक्चुअल में तो ये सिंगल लेयर्ड ही है, लेकिन आपके सेल्स छोटे बड़े हैं साइज में, उस वजह से ये मल्टी लेयर दिखती है सिर्फ। और अगर इसी के ऊपर आपका क्या पाया जाए, इसी के ऊपर आपका क्या पाया जाए, इसी के ऊपर अगर आपका सिलिया पाया जाए, इसी के ऊपर अगर सिलिया पाया जाए, दिस सूडो स्ट्रेटिफाइड, this pseudo stratified tissue is ciliated in ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर आपका यही सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू क्या हो जाता है? सिलिएटेड हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यानी आपका ट्रेकिया में भी सिलिया प्रेजेंट है, ब्रोंक्यूल्स में भी सिलिया प्रेजेंट है, लेकिन फर्क क्या है? ब्रोंक्यूल्स में वो आपके क्या है? सिंपल कोलमनार सेल है, ये कॉलम लाइक सेल है ना, तो इट इज सिंपल कोलमनार सेल। लेकिन ट्रेकिया में एक खास प्रकार का आपको टिश्यू का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, विच इज कॉल्ड एज सूडो स्ट्रेटिफाइड। है तो सिंगल लेयर्ड, लेकिन उस सिंगल लेयर में कुछ सेल छोटे हैं कुछ सेल बड़े हैं, तो ऐसा लगता है दो लेयर है, छोटे सेल्स की अलग लेयर, बड़े सेल्स की अलग लेयर, पर एक्चुअल में एक ही लेयर है जिसमें हमको दो लेयर्स बन रही हैं, ऐसा सिर्फ लग रहा है, अपीयर हो रहा है मल्टी लेयर्ड, पर एक्चुअल में मल्टी लेयर्ड है नहीं। तो इस सूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल एपिथेलियम का एग्जांपल सिर्फ एक है सिलिएटेड के केस में, दैट इज ट्रैकिया। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ ट्रैकिया। तो आपका ब्रोंक्यूल्स में भी सिलिया हो सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब में भी, और आपका ट्रेकिया में भी। लेकिन इनमें से कोई अगर पूछ ले कि ट्रेकिया कैसे डिफरेंट है, वो सूडो स्ट्रेटिफाइड है, और बाकी दोनों क्या है? आपके कॉलमनार है। बाकी दोनों क्या है? आपके कॉलमनार है। करेक्ट है? यस। आराम से देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है, बस देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। अगर कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल सिलिया बियर करते हैं ऑन देयर फ्री सरफेस, तो इनको सिलिएटेड एपिथेलियम कहा जाता है। इनका काम होता है या तो पार्टिकल को मूव करें, है ना, पार्टिकल यानी कोई बैक्टीरिया आ गया उसका सेल है, या तो उसको मूव करें, या फिर म्यूकस को मूव करें, या तो सब्सटेंस को या सेल को, सेल का मतलब बैक्टीरियल सेल को मूव करें इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, क्योंकि बीट करेंगे तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही सामान को भेजेंगे। जैसे जब आप चप्पू चलाते हो तो नाव आगे ही जाती है, पीछे नहीं जाती, तो जब आप चप्पू चलाते रहेंगे तो नाव आगे बढ़ती रहेगी निरंतर, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये काम करते हैं, ठीक है। मेनली प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स की बात हो गई थी, एंड फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब की बात हो गई थी। ये ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन 2022 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा, 2014 में भी पूछा, 3 साल आपका सेम क्वेश्चन आया, ब्रोंक्यूल और फेलोपियन ट्यूब में किस प्रकार का टिश्यू होता है? सर सिलिया होता है, सिलिएटेड होता है। और याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स में कोई भी आपका पैथोजन अटक जाएगा तो उसको आपको बाहर भेजना है छींक मार करके, और आपका जो
ओवम है जो चल नहीं सकता, इमोबाइल है, उसको आपको पहुंचाना है फर्टिलाइजेशन के लिए एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दोनों को सिलिया की जरूरत है, इसीलिए यहां पर सिलिया प्रेजेंट होगा। सिंपल, बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें है ही नहीं, राइट? ये आपको पढ़ना था। अब देखिए यहां पर आपके कॉलमनार सेल्स हैं जिनके ऊपर सिलिया लगे हुए हैं, है ना? यूजुअली कॉलमनार सेल्स पे सिलिया लगते हैं, क्यूबॉइडल पे भी लग सकते हैं, कॉलमनार पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इट इज अ कॉलमनार सिलिएटेड सेल। एनसीईआरटी का डायग्राम है कॉलमनार सिलिएटेड सेल। और अगर आप इसके बीचों बीच एक लाइन बनाएंगे, अगर आप इस सेल के बीचों बीच एक लाइन बनाएंगे तो ज्यादातर न्यूक्लियस आपको थोड़ा सा नीचे की साइड शिफ्टेड दिखाई देंगे। ये न्यूक्लियस पूरा नीचे है, ये न्यूक्लियस आधे से ज्यादा नीचे है, ये न्यूक्लियस आपका बहुत ज्यादा नीचे है, 90% आपका नीचे की साइड है, ये न्यूक्लियस आपका 50% नीचे की साइड है, यानी आपके नीचे की साइड ही होंगे ये। तो यहां पर क्या पाया जा रहा है? बेसल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये बात हमने दोबारा से प्रूफ कर दी, बेसल न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ये आपके पतले पतले सेल्स हैं तो स्क्वेमस हैं, टाइल लाइक, जैसे आपके घर का फर्श बना हुआ है। ये आपके क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो यहां पर आपको क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और यहां पर लंबे कॉलम लाइक सेल्स है ना? तो यहां पर आपको कॉलम लाइक सेल्स देखने को मिल रहे हैं। करेक्ट? यहां तक हमने बात पढ़ी। एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं, इस बात पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। आओ भैया, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब आप इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं, अब आप इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। वेयर इज सिलिएटेड एपिथेलियम फाउंड? ब्रोंक्यूल्स, फेलोपियन ट्यूब, बोथ ए एंड बी, या डी लंग्स? लंग्स बोला है तो आपको कंसिडर करना है पूरा लंग। भाई पूरे लंग में नहीं है ना? भाई पूरे लंग में नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा? भाई सिलिएटेड एपिथेलियम कहां है आपका? ब्रोंक्यूल में है ना? क्योंकि इनको पैथोजन को बाहर निकालना है। फेलोपियन ट्यूब में है, एग को मूव कराना है। बोथ हैंड भी एकदम सही हो जाएगा। लंग्स में, पूरे लंग्स में नहीं है यार, लंग्स बोल दिया यहां तो सिंपली, ऐसा थोड़ी होता है ना? ऐसे तो मैं लिख दूं बॉडी भाई कुछ स्पेसिफिक बताना पड़ेगा। अब है तो बॉडी के अंदर ही, पर ऐसा थोड़ी लिख दूंगा, बॉडी लिख दूंगा हर क्वेश्चन में, ऐसा नहीं, पूरे लंग्स में नहीं है ना। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब हो जाएगा। उत्तर क्या निकल जाएगा आपका? सी निकल जाएगा। 84% स्टूडेंट्स ने सही कर दिया है यार, बहुत अच्छी बात है। आ जाइए, एक असर्शन रीजन टाइप का सवाल है, फटाफट सॉल्व करिए इसको। नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं असर्शन रीजन के, प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। सिलिएटेड एपिथेलियम मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। हॉलो ऑर्गन्स हैं ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब, इनके इनर लाइनिंग में पाए जाते हैं। दोनों एग्जांपल सही हैं। रीजन है सिलिया आर माइक्रोविलाय, एकदम गलत बात है। सिलिया आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, माइक्रोविलाय आपकी सेल मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, तो यह बात तो एकदम गलत हो गई और यह बात आपकी सही हो गई। तो इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, रीजन तो करेक्ट है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन तो छोड़ो। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू नहीं है। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, एकदम सही बात है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, असर्शन सही है आपकी, रीजन गलत है, तो उत्तर क्या निकल के आ जाता है आपका? सिंपली सी निकल के आ जाता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 66% लोगों ने सही कर दिया है ना? देखो भाई, सिलिया और माइक्रोविलाय, अभी क्या समझाया? ये आपका क्यूबॉइडल सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड हो जाए तो आपका ये माइक्रोविलाय है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है। और अगर ये सेल है, इसमें मूवमेंट के लिए आपका सिलिया आ जाए तो ये आपका सिलिएटेड कहलाता है। तो सिलिया का रोल मूवमेंट में है, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाने में नहीं, और माइक्रोविलाय का रोल सरफेस एरिया बढ़ाने में है, मूवमेंट में नहीं। तो दोनों की दोनों चीजें क्या है? अलग है। दोनों की दोनों चीजें अलग हैं। ये वाली जो चीज है ये क्या कहलाएगी? विलाय या माइक्रोविलाय, और ये क्या कहलाएगी? आपकी सिलिया कहलाएगी। तो दोनों चीजें डिफरेंट है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ओके, ये आप अभी नहीं कर पाओगे, ये आपने कर ही लिया है। आइए, लास्ट स्लाइड है आज की, कर लिया जाए इसको, फटाफट बताइए।
लास्ट स्लाइड है, कर लिया जाए। देखिए दोस्तों, मैच चलता रहेगा। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं सिलेबस में, हम लोगों ने काफी लेट स्टार्ट किया है। पहले की कुछ क्लासेस थी वो ऑब्वियसली स्क्रैप करनी पड़ेंगी, बिकॉज मेरे को पूरा सिलेबस दोबारा ही पढ़ाना है, बीच में थोड़ा सा गैप हो गया। अल्टीमेटली वी नीड टू कंप्लीट आवर सिलेबस ऑन टाइम। अब आपके लिए मैच ज्यादा जरूरी है या पढ़ाई, वो आप डिसाइड करिए, है ना। और जो बच्चे एंड लिख रहे हैं, अगर आपको मैथ से इतना ही प्यार है, उस चीज में कोई बुराई नहीं है दोस्त। मैं हमेशा ही मानता हूं कि जिस चीज का मन कर रहा है वो काम कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी आपको मैच देख लेना चाहिए, इफ इट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, देन गो एंड वॉच द मैच। मैच के बाद आकर के, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, आराम से इसको आकर के देख लीजिएगा और आपका काम खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो आपका जस्टिफाइड टाइम है उतना तो आप पढ़ोगे ना। अभी हमारे पास 14 मिनट इस क्लास की रहती है, प्लस 3-4 मिनट का ऊपर नीचे हम लोग बफर लेकर चलते ही हैं, यानी 20 मिनट का टाइम हमारा बचा हुआ है, विच इज अ कंसिडरेबल टाइम, है ना। तो ऐसा छोड़ नहीं सकते। तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना। आराम से आपको अगर बाद में देखना हो, रात को बैठ करके आप 5-7 मिनट 2x पे देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। लेकिन अभी के लिए हम लोग इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। जिन जिन लोगों को जाना है आप जा सकते हो, कोई भाई आपके ऊपर दबाव नहीं है, और मैं इस चीज का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। कहीं आपको लग रहा हो कि यार सर नाराज हो जाएंगे, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आप लोग चले जाओगे तो भी, बट स्टिल मैं इन चीजों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। आपको अगर मन कर रहा है मैच देखने का, अगर आपको लगता है कि आपका वॉक का टाइम हो रहा है, आपको कुछ और करना है, प्लीज मेक श्योर टू डू दैट, है ना। लेकिन मैं यहां पर अभी पढ़ाने वाला हूं। 5-7 मिनट आप लोग शाम को आकर के देख लीजिएगा इस सेशन को, कोई आपका मेजर बैकलॉग नहीं होना चाहिए, बस ये बात है। 10 मिनट में आपका पढ़ाऊंगा बस। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब कई बार क्यूबॉइडल और कोलमनार सेल्स मॉडिफाई होकर के क्या बना लेते हैं, ग्लैंड बना लेते हैं। ग्लैंड मतलब ये सिक्रीट कर सकते हैं अलग अलग मटेरियल्स, सिक्रीट डिफरेंट मटेरियल्स। अब या तो आप इसका रट्टा मार सकते हो कि सर क्या क्या सिक्रीट करते हैं, या आप समझ सकते हो ऊपर से नीचे तक देखो क्या क्या सिक्रीट करते हो आप। ऊपर से नीचे तक क्या क्या सिक्रीशन हो सकती है। सर गर्मी बहुत है, पसीना निकल रहा है ना। गर्मी बहुत है, पसीना निकल रहा है, स्वेट निकल जाएगा, निकल जाएगा, स्वेट निकल जाएगा, निकल जाएगा। सर मुंह चिपचिपा हो रहा है, ऑयल निकल जाएगा, ऑयल निकल जाएगा, निकल जाएगा। सर कान से वैक्स निकल रहा है, ईयर वैक्स, निकल जाएगा, निकल जाएगा। सर नाक से म्यूकस निकल रहा है, निकल जाएगा, निकल जाएगा। मुंह से सलाइवा निकल रहा है, निकल जाएगा, निकल जाएगा भैया, है ना। मेमरी ग्लैंड से क्या निकल सकता है, मिल्क निकल सकता है, निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। इसके अलावा आपके शरीर के अंदर और क्या चीजें बन रही हैं, आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए एंजाइम बन रहे हैं, निरंतर एंजाइम्स बन रहे हैं। आपके अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं हार्मोन्स बना रहे हैं, एकदम हार्मोन्स बना रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपका पसीना बन रहा है, ऑयल बन रहा है, ईयरवैक्स बन रहा है, म्यूकस बन रहा है, आंखों से टीयर बन रहा है, आप टीयर लिख लो। अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें बन रही है ना। ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, सिक्रीट ही तो कर रहे हो। आपकी बॉडी में कोई तो बैठ करके बना रहा है ना ये सारी चीजें। तो डोरिफिक ग्लैंड है जो आपका स्वेट बना रहा है, सिबेशियस ग्लैंड है जो आपका ऑयल बना रहा है, आपका लैक्रिमल ग्लैंड है जो आपका क्या बना रहा है, टीयर बना रहा है, आपका म्यूकस ग्लैंड है, आपके गॉबलेट सेल हैं जो क्या कर रहे हैं, म्यूकस बना रहे हैं, आपका सलाइवरी ग्लैंड है जो आपका सलाइवा बना रहा है, आपके अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन्स बना रहे हैं, आपके अलग अलग एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एंजाइम बना रहे हैं। आपकी बॉडी में कई सारी चीजें बन रही हैं। क्या ये सारी चीजें आपकी बॉडी में बनती हैं? एक एक चीज बनती है सर, है ना। माथे से पसीना टपकता है, पूरी बॉडी से टपकता है, पूरी बॉडी पे आपका ऑयल अवेलेबल है, ईयर में ईयर वैक्स बनती है, म्यूकस बन रहा है आपका नाक में, और भी आपकी जगह है जहां पर आपका म्यूकस अवेलेबल रहता है ना। मिल्क है, टीयर है, एंजाइम है, हार्मोन है, सारी चीजें हैं, राइट, सारी चीजें हैं। अब यहां पर ये जो ग्लैंड है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब ये जो ग्लैंड है ना भाई, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये ग्लैंड आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं, आराम से सुनने की कोशिश करिएगा। या तो आपके हो सकते हैं ये यूनिसेलुलर ग्लैंड, या तो आपके हो सकते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड, एक ही सेल कुछ सामान बना रहा हो, यूनिसेलुलर ग्लैंड, या आपके हो सकते हैं मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स ग्लैंड, मल्टी सेलुलर या कॉम्प्लेक्स ग्लैंड।
यूनिसेलुलर ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टुडे, आपका म्यूकस ग्लैंड यानी आपका गॉबलेट सेल। नाम ही है गॉबलेट सेल, तो सिंगल सेल ही होगा। गॉबलेट सेल ये क्या करता है, मेक्स म्यूकस, मेक्स म्यूकस, गॉबलेट सेल। और मल्टी सेलुलर है, इसमें तो कई लिख दो भैया आप। इसमें आपका मेमोरी ग्लैंड हो गया, जो आपका क्या बनाता है, मिल्क बनाता है। आपका सलाइवरी ग्लैंड हो गया, जो क्या बनाता है, सलाइवा बनाता है। आपका सलाइवा यानी आपका थूक बनाता है। तो गॉबलेट सेल सिंगल सेल्ड हो गया आपका ग्लैंड, और मल्टी सेल्ड कौन हो गए आपके यहां पर, आपके मेमोरी ग्लैंड एज वेल एज आपका सलाइवरी ग्लैंड। करेक्ट। चलिए, यहां पर यह है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब हमने जो ग्लैंड्स हैं इनको 3 प्रकार से और डिवाइड कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे पोर देयर secretion, how they pour their secretion। एग्जाम्पल देखिए, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब दे हैव डक्ट्स, इनमें ट्यूब पाई जाती हैं, दे हैव डक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज्यादातर चीजें, आपका मिल्क जो बन रहा है, आपका स्वेट जो बन रहा है, आपका ऑयल जो बन रहा है, आपका टीयर जो बन रहा है, आपके एंजाइम्स जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से बनेंगे। जैसे कि आपका पेनक्रियाज का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स से यहां पर आपका ये क्या है, स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब तो एक कई बार डायग्राम बना लिया है, ये आपका स्टमक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, यहां पर क्या है भैया जी, यहां पर आपका है पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज की मैंने एक बड़ी डक्ट ही बना दी, छोटी वाली डक्ट में नहीं बना रहा अभी, ये मैंने पेनक्रियाज बना दिया। अब ये पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। ये पेनक्रियाटिक जूस जो बनाएगा, ये पेनक्रियाटिक जूस जो बनाएगा, ये इस डक्ट से होता हुआ, इस डक्ट से होता हुआ कहां चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, चला जाएगा। तो इस ट्यूब के थ्रू आपका जो पेनक्रियाटिक जूस है, इसके जो एंजाइम्स हैं, ये कहां जा सकते हैं, ये आपके साइट ऑफ एक्शन पे जा सकते हैं, जहां इसे काम करना है वहां जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया आंसर, आपका एक्सोक्राइन जो है, यहां पर आपका क्या हो गया, सलाइवरी ग्लैंड है ना, मेमोरी ग्लैंड, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए। सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। एंडोक्राइन में देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या बनाते हैं, दे मेक्स हॉर्मोन्स। आपके जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कौन बनाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स ये बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड, यानी इनमें डक्ट नहीं होती। डक्टलेस ग्लैंड्स यानी यहां पर क्या होता है, डक्ट नहीं होती। अब यहां पर एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने क्या किया, इसने अपनी सिक्रीशन बनाई, यानी इसने क्या किया, हार्मोन बनाए, और इस हार्मोन को क्या कर दिया, फटाफट से ब्लड में लोड कर दिया। ब्लड के थ्रू ये आपके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दे आर लोडेड इन ब्लड स्ट्रीम, दे आर लोडेड इन ब्लड स्ट्रीम। दे आर लोडेड इन ब्लड स्ट्रीम। तो यहां पर तो इनकी खुद की ट्यूब है, इनके पास पर्सनल ट्यूब है जिससे सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। और यहां पर क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड के पास कोई ट्यूब नहीं है, तो ये क्या करते हैं, सीधा ब्लड में अपने सामान को फेंक देते हैं। ब्लड उन्हें सही जगह तक पहुंचा देता है, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। तो ये आपका ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, ये आपका खाना तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, उसके साथ एक और चीज याद रखिएगा कि आपके हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। यह आपके क्या करता है, हॉर्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। एग्जाम्पल बताइए आपके एंडोक्राइन ग्लैंड का, किसी एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बताइए। आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड है, हाँ सर थायराइड ग्लैंड है।
आपकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाँ सर पिट्यूटरी ग्लैंड है। आपकी बॉडी में थाइमस है, बिल्कुल सर थाइमस है। ये सारी चीजें क्या हैं, जितने एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ये आपके जो भी हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड हैं, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंड आपका हेट्रोक्राइन या मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड इसको क्यों कहा या हेट्रोक्राइन इसको क्यों कहा, इट इज एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन, इट इज हेट्रोक्राइन, दैट इज एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया इसका, सबसे प्यारा एग्जाम्पल जो आपसे पेपर में पूछा ही पूछा जाता है वो क्या है आपका, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को आप एक्सोक्राइन में लिख लो, एंडोक्राइन में लिख लो, हेट्रोक्राइन में लिख लो, हर जगह फिट हो जाता है। पैनक्रियाज क्या बनाता है, एक्सोक्राइन में क्या बनाता है, एंजाइम्स बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, जिसे क्या कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और हार्मोन्स में क्या बनाता है भैया, सबसे कॉमन हार्मोन जो आपने पढ़ा होता है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये बनाता है, यानी दोनों काम करता है। तो यहां पर सिंपल सी बात यह है मेरे दोस्त कि अगर आपके एंजाइम्स बन रहे हैं तो उन एंजाइम्स को पास होने के लिए एक डक्ट चाहिए, एक ट्यूब चाहिए। तो एंजाइम्स कौन बनाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाता है और इनको कोई डक्ट नहीं चाहिए, डायरेक्टली ये हल्के होते हैं हार्मोन्स इतने कि इनको डायरेक्टली आप ब्लड स्ट्रीम में लोड कर सकते हो, इनको ब्लड के थ्रू भेज सकते हो, तो ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं अपनी सिक्रीशन, इनको किसी डक्ट की जरूरत नहीं होती। और हेट्रोक्राइन जो है, जैसे कि आपका पैनक्रियाटिक जूस जो है, ये आपका डायरेक्टली इस डक्ट के थ्रू जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम है। और जो आपका लेट्स से नॉर्मल हार्मोन्स हैं, ये आपके डायरेक्टली ब्लड में लोड हो जाएंगे, इनके लिए किसी डक्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बात थी आज की, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक रिवीजन मैं आपको करा दूंगा थोड़ी देर में, पहले मैं आपको एनसीईआरटी की छोटी रीडिंग करा लेता हूं, 2 ही लाइन में आपकी बात खत्म हो जाएगी, एनसीईआरटी में इतना कंटेंट है नहीं, राइट। ये देखिए, ये आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यूनिसेलुलर सेल जब क्या बना लेता है, आपका ग्लैंड बना लेता है, तो आपका ऐसा दिखाई देता है ना। ये आपका गॉबलेट सेल है, यहां पर देखिए आपका कॉलमनार सेल है, लंबा सा सेल है, ये आपका क्या बन गया, आपका मॉडिफाई होकर गॉबलेट सेल बन गया, और ये म्यूकस आपका सिक्रीट करता है, तो ये क्या है, आपका कॉलमनार सेल है। कोई पूछ ले कि किस प्रकार का सेल आपका गॉबलेट सेल होता है, इट इज यूजुअली कॉलमनार। और यहां पर बहुत सारे सेल्स हैं, ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये मिल करके अगर आपका क्या कर रहे हैं, ये मिल करके अगर आपका सिक्रीट कर रहे हैं कोई चीज, तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड हुआ, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड या आपका पैनक्रियाज। तो जब कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल आपका क्या करें, आपका कोई चीज सिक्रीट करने लग जाए, तो इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है ना। तो 2 प्रकार के ग्लैंड यहां बन सकते हैं, एक यूनिसेलुलर ग्लैंड जैसे कि आपका गॉबलेट सेल, और गॉबलेट सेल क्या बनाता है, म्यूकस बनाता है। और यह बात इतनी बार पूछी जा चुकी है, आप देखिए आपका गॉबलेट सेल म्यूकस बनाता है, यह बात 2024 में पूछी, रीसेंट आपका 2024 का अभी का पेपर, इसीलिए टिश्यूज पढ़ना जरूरी है। 2024 में ये बात आई, 2023 में ये बात आई, 2022 में ये बात आई, 2020 में ये बात आई, यानी 2020 से लेकर 24 तक सिर्फ 5 सालों में 4 बार ये छोटा सा टुच्चा सा सवाल पूछा गया कि गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर होते हैं और ये म्यूकस बनाते हैं, सिर्फ इतनी सी बात। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड भी आपके हो सकते हैं, जैसे कि आपका सलाइवरी ग्लैंड हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, आपका यहां पर पैनक्रियाज भी हो जाएगा। अब 2 प्रकार के और यहां पर कैटेगरीज हो सकती हैं कि आपका कोई ग्लैंड एंजाइम बनाता है या हार्मोन बनाता है। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो क्या बनाएगा, आपका अलग अलग प्रकार की चीजें बनाएगा, नाक से म्यूकस बना सकता है, मुंह से सलाइवा, ईयर वैक्स बना सकता है, ऑयल बना सकता है, मिल्क बना सकता है, और एंजाइम बना सकता है ना। और ये आपका डक्ट के थ्रू चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन एंडोक्राइन जो है ये हार्मोन बनाएगा, और हार्मोन को आप डायरेक्टली ब्लड में लोड कर सकते हो, तो इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, इनको किसी डक्ट की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली ये आपने बाइफर्केशन पढ़ा, सिर्फ इतनी सी बात है। फिर आपका कंपाउंड एपिथेलियम की 2 लाइनें हैं जो आपको कल पढ़ा दूंगा, और उसके बाद ये आपका सेल सेल जंक्शन है जो आपको कल पढ़ा दूंगा, यानी कल आपका ये पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा, है ना। आ जाओ भैया, लास्ट सेल कर लो, लास्ट क्वेश्चन कर लो, इसके बाद छोड़ देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम,
इनमें से यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सा है? देखिए एकदम टाइम पर क्लास खत्म हुई है, एग्जैक्टली 8 बज चुके हैं, 30 सेकंड में आपको छोड़ दिया जाएगा। देखो यार मैं जानता हूं, आप मेरी मजबूरी भी समझिए। अगर अभी मैं आपको 15-15 मिनट पहले छोड़ दूंगा तो बाद में हमें एक एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा लेनी पड़ेंगी इन एवरी चैप्टर। वो आपके लिए ही हर्डल होगा एक। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरा काम पढ़ाना ही है और मैं तो चाहता हूं कि आपके साथ मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लासेस मिले, क्योंकि हमारा नया बैच है। आई वॉन्ट टू क्रिएट दैट बॉन्ड। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मुझे आपके साथ ज्यादा टाइम मिले, तो मेरे लिए तो वो बेनिफिशियल चीज ही है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि अगर हम अभी से डिले करते हुए चलेंगे तो सिलेबस की पेस पकड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। स्कूल में आपका सिलेबस आगे भाग चुका होगा, टेस्ट में बाकी बच्चों के बैच का सिलेबस आगे भाग चुका होगा, हम लोग अलग से पिछड़े रह जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ कोई भी दोस्त लाइफ में कहीं भी पिछड़ा रह जाए और मेरी वजह से पिछड़ा रह जाए, ये तो मैं अपने माथे पे कलंक लेना ही नहीं चाहूंगा दोस्त। इसलिए आई विल ऑलवेज मेक श्योर हम लोग मस्ती करते हुए भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी ना इनिशियल डेज का मामला है, थोड़ा सा स्ट्रेस है। एक बार सिलेबस को हम लोग पेस पे ले आएंगे ना, एक बार टिश्यू, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, ये सारी चीजें थोड़ी सी खत्म हो जाएंगी ना, सॉरी फ्रॉग और कॉकरोच जब खत्म हो जाएंगी तो आपको फिजियोलॉजी का जब एहसास होगा, जब वो वाइब आएगी, जब वो फील आएगी, तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा। यूनिसेलुलर की बात हो रही है तो सिर्फ गॉबलेट सेल देखते ही खत्म कर दो। 82% लोगों ने सही कर दिया है, दैट्स वेरी गुड। सौम्या, गायत्री, युविका, प्रणीता, कार्तिक, प्रशांत, शीतल, दिव्या, करणबीर और डॉक्टर आदित्य ने सही कर दिया है, और बाकी बच्चों ने भी सही किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चीजें ज्यादा लग सकती हैं इनिशियली, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बहुत काम आ रही होंगी इन फिजियोलॉजी, है ना। ये आपका होमवर्क है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिएगा। कल कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, उनको एक बार समझ लीजिएगा। देखिए मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, एक प्रॉपर रिवीजन, है ना, एक प्रॉपर फुल प्रूफ रिवीजन। आपको चैट में थोड़ा सा एक्टिव रहना है और मैं जो भी सवाल आपसे पूछूं या जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको साथ साथ लिखते हुए चलना है। एक्टिव रिकॉल की बारी आ गई है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक यह पढ़ा कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। पहला आपका एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा आपका कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा आपका मस्कुलर टिश्यू और चौथा आपका न्यूरल टिश्यू। ये हम लोगों ने पढ़ा। अब एपिथेलियल टिश्यू की हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू को 2 भागों में बांटा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल पाई जाएगी, और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जिसमें आपकी मोर देन 1 लेयर पाई जाएगी। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में किस प्रकार की लेयर है, सेल की शेप क्या है, क्या ये आपके पतले पतले टाइल लाइक सेल्स हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम है, क्या आपके क्यूब लाइक सेल्स हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्या आपके कॉलम लाइक खंबे जैसे सेल हैं, कॉलमनार एपिथेलियम है। अगर ये स्क्वेमस है तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? यहां पर डिफ्यूजन के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए आपको सेल चाहिए, तो आपके ब्लड वेसल की जो एंडोथेलियम है ये क्या हो जाएगी? आपकी पतली सी स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगी। आपके नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है और जो आपका बोमन कैप्सूल है ये क्या हो जाएगा? स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएगा। और आपके लंग के जो एयर सैक है, एल्वियोलाई है, ये आपके क्या हो जाएंगे? स्क्वेमस एपिथेलियम हो जाएंगे। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है इसको हम बोलते ही जर्मिनल एपिथेलियम है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बेसिकली ओवरी और टेस्टिस में पाया जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कहां पाया जाएगा क्यूबॉइडल? आपके पीसीटी में पाया जाएगा, और पीसीटी में एक खास बात यह है कि इसके अंदर माइक्रोविलाय पाई जाएगी। इसके अलावा ये थिन डक्ट्स में पाया जाता है ना। आपके पेनक्रियाज और सलाइवरी डक्ट में थिन और थिक डक्ट होते हैं, तो इसमें थिन डक्ट में पाया जाएगा कहां? आपके पेनक्रियाज में एंड सलाइवरी ग्लैंड में। और थिक डक्ट में क्या पाया जाएगा? मैंने आपको बताया था थिक डक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन। तो आपका थिक डक्ट जो है ऑफ पेनक्रियास, इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाएगा। और इसके अलावा आपका स्किन में भी क्या पाया जाता है? प्रोटेक्शन के लिए कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। तो ये 2 एग्जांपल इसके सेट हो गए। कॉलमनार में आपने क्या क्या देखा भैया जी? कॉलमनार में आपने देखा कि यहां पर इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में आपका पाया जा रहा है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका पाया जाए कॉलमनार एपिथेलियम, और इंटेस्टाइन में भी माइक्रोविलाय पाई जाएंगी, जिससे कि ये ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। अब यहां पर इनके अलावा और मॉडिफिकेशन हो जाती हैं आपके क्यूबॉइडल और कॉलमनार में। ये जो मॉडिफिकेशन है इनमें क्या हो सकते हैं? सिलिएटेड हो सकते हैं। अगर ये सिलिएटेड होंगे तो कहां पाए जाएंगे? ये आपके ब्रोंकियोल्स में पाए जाएंगे, और आपका
फैलोपियन ट्यूब में पाए जाएंगे फीमेल के, जिससे ये एग को मूव करा सके। इसके अलावा ये सूडो स्ट्रेटिफाइड हो सकते हैं, यानी आपके क्या हो सकते हैं सिंगल लेयर लेकिन दिख सकते हैं मल्टी लेयर। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रैकिया में देखने को मिलता है। और इसके अलावा सिक्रीशन भी कर सकते हैं, यानी ग्लैंड भी बना सकते हैं, तो ये आपके ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं। अगर ये यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर है जैसे कि गॉबलेट सेल, तो ये क्या बनाएंगे, आपका म्यूकस बनाएंगे। और ये मल्टी सेलुलर है अगर, तो ये आपके क्या हो सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड हो सकते हैं, पेनक्रियाज हो सकते हैं, मल्टी सेल्ड ये आपका काम कर रहे होंगे। और उसके अलावा ये ग्लैंड क्या क्या बनाते हैं, कैसे सिक्रीशन करते हैं, उस हिसाब से इन्हें 3 प्रकार में और बांटा। आपका क्या हो जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन बनाएंगे जिनमें डक्ट की जरूरत नहीं है, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो आपका मिल्क बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे, टीयर बनाएंगे, म्यूकस बनाएंगे जिनमें ग्लैंड की जरूरत, डक्ट की जरूरत है, और हेट्रोक्राइन जो कि आपका पेनक्रियाज जिसमें आपका दोनों काम हो सकते हैं। ये आपका हार्मोन भी बनाता है जैसे इंसुलिन ग्लूकागॉन, या आपका एंजाइम भी बनाता है जैसे कि आपके डाइजेस्टिव एंजाइम। अभी तक की ये बातें हमने करी और ये आपका सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट था। अगर आपको यह समझ में आ गया है, ये चार्ट अगर आप बना लोगे, अगर आप कहोगे सर हम बना लेंगे, वेल एंड गुड, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे मैं आजकल में ही प्रोवाइड कर दूंगा। बैच के एंड में जब मैं आपको पूरी की पूरी एनोटेटेड एनसीईआरटी दूंगा उसके साथ में और प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने इतना कर लिया, ये चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। अब आपको कॉम्प्लेक्स वाले के भी 2 एग्जाम्पल तो पहले से पता है, इसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल और है, जैसे आपका मॉइस्ट पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी है ना, आपका फेरिंग्स, 1-2 आपके और एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा और एग्जाम्पल्स हैं नहीं। तो ये पार्ट भी आपका ऑलमोस्ट आप डन मानिए, यानी कि आपका एपिथेलियल टिश्यू के सारे एग्जाम्पल्स डन हो गए, खेल खत्म हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं, ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने होते, बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी रिपीट होंगी। जब आप ब्लड के बारे में बात करेंगे तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में फिर रिपीट होगा, जब आप बोन के बारे में बात करेंगे तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में फिर रिपीट होगा। तो अल्टीमेटली ये चीजें आप कई बार पढ़ेंगे तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने पहली बार सुनी, जिनके बारे में आपको आइडिया नहीं था। अगर इतना चार्ट आप याद कर लेंगे, 1-2 बार बना बना के देखिएगा, या फिर मेरा ये जो लेक्चर है इसमें एंड में जो मैंने आपको रिवीजन कराया है, इसी लेक्चर के एंड में टाइम स्टैंप नोट कर लीजिए कि जब मैं मुझे रिवीजन करना होगा मैं इस पार्ट पे आ जाऊंगा, 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ये अगर आपने याद कर लिया, खेल खत्म। मस्कुलर टिश्यू में ज्यादा मेहनत नहीं करनी, कोई मेहनत नहीं करनी, न्यूरल टिश्यू में कोई मेहनत नहीं करनी, एकदम खल्लास कर देंगे उस टॉपिक को। कनेक्टिव टिश्यू जब स्टार्ट होगा उसमें इससे आधी मेहनत करनी है, यानी सबसे ज्यादा मेहनत इस पूरे चैप्टर में जो करनी थी वो आप कर चुके हो, बात खत्म। तो अगर आपको यह समझ में आ गया है, पिछले 3 लेक्चर की हमारी जो मेहनत थी अगर वो आपको समझ आ गई है, यू आर मोर देन डन फॉर एवरीथिंग। आप समझ लीजिए चैप्टर आपका हो गया, गांव में मिठाई बंटवा दो भाई, हो चुका है, राइट? चलिए, ऑल राइट एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज मैं आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले चुका हूं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट हो वो आप कल लेकर के आ जाइएगा। कल हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को एकदम खत्म कर देंगे और कनेक्टिव टिश्यू भी हम कल की कल ही शुरू कर देंगे, यानी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर देंगे। ऑल राइट, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी चीज आपको चाहिए हो, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, आई एम जस्ट अ कॉमेंट अवे। प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे साथ अपनी दिल की बातें साझा करते रहें, शेयर करते रहें, और हम धीरे धीरे अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल राइट, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। डीपीपी में आपको दूंगा अगली क्लास में, जब एपिथेलियल टिश्यू एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनमें 5-5, 6-6 क्वेश्चंस के डीपीपी देकर कोई फायदा नहीं है। मैं आपको जैसे ही एपिथेलियल टिश्यू खत्म होगा एक फुल फ्लेजेड डीपीपी देने वाला हूं, जिसमें 35-40 क्वेश्चन होंगे, और उन क्वेश्चन से बाहर आपका कुछ नहीं आएगा पेपर में, सिर्फ आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा एंड यू आर मोर देन डन। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। मिलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द लव। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, नीचे कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं। छोटी मोटी भूल चूक माफ, धीरे धीरे हम लोग और अलाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, चीजें ज्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, ज्यादा प्योर हो जाएंगी। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हर चीज के लिए, है ना? वो टाइम हम एक दूसरे को देंगे एंड होपफुली इट विल क्रिएट अ बेटर बॉन्ड। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, बाय।